सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला लेक्चर नंबर 3। तो एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग विद दी, बाकी शेड्यूल आपको पता ही है, आज फ्राइडे है तो 3rd लेक्चर हमारा वीक का, और ये है आपका रिवीजन टाइम। तो ये जल्दी से जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जल्दी से आपको ये बताना है कि इनके आंसर्स क्या होंगे, जल्दी से, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था उसका रिवीजन। बाकी शेड्यूल आपको पता ही है आज, ठीक है। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज डांडी वेयर द महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च। तो गांधी जी ने हमने पढ़ा था सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था 24 मार्च, हाँ ठीक है, 4 डेज़ चला था। 12 मार्च को ये इन्होंने मार्च स्टार्ट किया था, 6 अप्रैल तक का। और एक चीज़, रुको 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 रुको, एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, मैंने ऐड करी थी, चलो कोई नहीं, अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने जो डांडी मार्च स्टार्ट किया था, जिसमें कि 78 डेलीगेट्स के साथ उन्होंने साबरमती से डांडी तक का मार्च निकाला था। डांडी कहाँ पे है? ये नवसारी में पड़ता है आपका, ठीक है, नवसारी में पड़ता है। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या हमें पता होना चाहिए और कि इसी के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, 7 अवज्ञा आंदोलन 1930 को, विच पास कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह। तो श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? तो हमने इस तरह से पढ़ा था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर था तो यहाँ पे जम्मू था, यहाँ पे श्रीनगर था। जम्मू से श्रीनगर जाना था तो 2 पासेस थे, 2 दर्रे थे। कौन कौन से थे? एक तो पीर पंजाल और दूसरा बनिहाल। अब मैं लिखने वाला नहीं हूँ बिकॉज हम सारी चीज़ें कर चुके हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिविजन, ठीक है, काइंड ऑफ रिवीजन है ये। तो यहाँ पे पीर पंजाल और बनिहाल 2 पासेस थे, 2 पासेस थे जिससे जम्मू और श्रीनगर हम पहुँचे। श्रीनगर से अगर हमें गिलगित बाल्टिस्तान जाना था तो हमने किसका यूज़ किया था? बुर्जिल पास का यूज़ किया था। देन अगर हमें श्रीनगर से ले जाना है तो यहाँ पे पास है हमारा कौन सा? जोजिला, ठीक है। तो आंसर वुड बी जोजिला पास। बाकी हमने उत्तराखंड में देखे थे नीति, माना, लिपुलेख। हिमाचल में देखे थे कौन कौन से, जिसमें अटल टनल हमारा कंस्ट्रक्टेड है, रोहतांग पास और बारालाचिला पास। कुल्लू से लाहौल स्पीति वैली जाना है तो रोहतांग पास का आप यूज़ करेंगे, और अगर फिर आपको ले जाना है तो आप बारालाचिला पास का यूज़ करेंगे। देन हम आया था अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे हमने देखा था बूमला, बूमडिला, यंगयप और दीफू पास। हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो कार्ल लाइनक्स को हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन विच स्टेट इज़ कुंडनकुलम? तो कुंडनकुलम हो गया, और साथ ही साथ जो हमारा कल्पक्कम हो गया, दोनों ही तमिलनाडु में है। पहला हमारा कौन सा था? पहला था तारापुर, महाराष्ट्र में। कब कमीशन किया गया था? जरा कमेंट में बताएंगे, ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा जा चुका है। हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सबसे पहले एम एन रॉय ने ये कॉन्सेप्ट रखा था इन द ईयर 1934, जिन्होंने 1920 में आपकी क्या बोलते हैं, CPI, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बनाया था। किस लॉ के तहत एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर? इसी को बोलते हैं PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये है बॉयल्स लॉ। कब दिया गया था ये भी हमें पता होना चाहिए, कब दिया गया था जल्दी से बताइए। चार्ल्स लॉ, वो क्या बोलता है चार्ल्स लॉ? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 1662 में दिया गया था बॉयल्स लॉ, और 1787 में दिया गया था चार्ल्स लॉ। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ विच वॉइस रॉय डिड द जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? किस वॉइस रॉय के टाइम पे? तो ये जो चेल्मस्फोर्ड था उसके टाइम पे हुआ था ये, क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। क्यों हुआ था? हमें पता है कि एक तो अरेस्ट हो गई थी सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी की, और उसके अलावा बैसाखी का दिन था, जनरल EM डायर ने गोली चलाने के निर्देश दिए थे, ठीक है। और इसके अलावा इसके आफ्टर मैथ क्या था कि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और गांधी जी ने केसरी हिंद की जो टाइटल है वो उसको लौटा दिया था। ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर, ठीक है, फोटोस्फीयर बोलते हैं। फोटोस्फीयर होता है, देन क्रोमोस्फीयर होता है, देन कोरोना होता है। कोरोना बहुत ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू फोटोस्फीयर या फिर क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर में इंडिया ने अपना पहला सोलर मिशन भेजा है, जरा उसका नाम बताएं। हेलो ऑर्बिट में। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है सन, तो जो सन की ऑर्बिट है उसमें, ठीक है, हाँ।
हिंदी नोट्स भेज दीजिए। नोट्स का मैं अभी बताऊंगा आपको लास्ट में नोट्स का कैसा क्या है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे सर हैंड रिटन नहीं ठीक लगते हैं। तो जो आपके वो क्या बोलते हैं जो होता है ना वो डिजिटल नोट्स, तो वो अब आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो नहीं होगा तो हैंड रिटन नोट्स मैं अपलोड करवा दिया करूँगा उसमें, आपका जो टेलीग्राम होता है। और जो डिजिटल नोट्स अगर जिसको ज़रूरत होगी तो वो जो अलग से मैं कोर्स क्रिएट कर दूंगा परमार अकेडमी ऐप पे, तो वहाँ से अगर जिसको सच लेना हो तो वहाँ से वो कर सकता है, ठीक है। दी ट्राई कलर हॉइस्टेड इन स्टटगार्ट बाई मैडम भीकाजी कामा वॉज स्मगल्ड इनटू ब्रिटिश इंडिया बाई। तो किसने स्मगल किया था? इंदुलाल याग्निक जी ने। और मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में 1907 में जिस साल सूरत स्प्लिट हुआ था उसी साल स्टटगार्ट जर्मनी में झंडा फहराया था। अब आते हैं आज के लेक्चर को, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच नेशन, और थोड़ा सा अब सीरियस हो गया ना, अब यहाँ पे फोकस कर लो लेक्चर पे। बिल्कुल हेल्प करेगा गौरव, है ना। आरिफ सही है, पूजा, सुलेखा कुमारी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 5 बार किसने होस्ट किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया आज तक 5 बार, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अब ऑस्ट्रेलिया ही छठी बार भी होस्ट करने जा रहा था 2026 में, बट ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। तो अब कौन होस्ट करेगा इन द ईयर 2026, 2026? तो कल ही यानी येस्टरडे ही स्कॉटलैंड ने एक्सेप्ट किया है कि हम होस्ट कर लेंगे। स्कॉटलैंड का जो ग्लासगो है ना, उसने बोला है कि स्कॉटलैंड ने बोला है कि हम अपने ग्लासगो में होस्ट कर लेंगे 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है। कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहली बार कब हुए थे? इंडिया ने इनको कब होस्ट किया है? और कुछ यहाँ से आप बता सकते हैं क्या? चलो इतना ही बताइए। तो पहला जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। इंडिया ने होस्ट किया था 2010 में। और क्या चीज़ मैंने पूछा था? और एक चीज़ बताइए कि इंडिया ने कब कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रैटिफाई किया था? कब हमने बोला था कि हम कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रैटिफाई करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? तो ये जो है हमने मई 1949 को किया था। क्लियर इतनी चीज़? तो कॉमनवेल्थ गेम्स के रिगार्डिंग आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरीज इन अ कंप्यूटर सिस्टम? ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? हाँ सबका सही है, हैमिल्टन कनाडा 1930। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी को हम बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी की खासियत क्या होती है? तो इसकी खासियत ये होती है कि ये एक तरह की नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जैसे वॉलेटाइल का मैं एग्जांपल दूँ, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर होता है, वॉलेटाइल होता है बड़ा, जैसे कि डाला तुरंत एकदम छू मंतर हो गया। तो ये वॉलेटाइल नेचर की नहीं होती। जैसे कि आपका पावर ऑफ हो गया कंप्यूटर का तो वो स्टोर हो जाती है, ऐसा नहीं कि लॉस हो गया। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या, प्रोग्राम और डेटा को होल्ड करके रखता है फॉर फ्यूचर यूज़। तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि CD दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD फुल फॉर्म बताइए जरा, DVD का क्या होता है? ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। तो ये क्या होते हैं हमारे? दीज आर ऑल व्हाट? सेकेंडरी मेमोरीज, ठीक है। तो CD-ROM सेकेंडरी होगी, फ्लॉपी भी सेकेंडरी होगी, और आपकी मैग्नेटिक टेप भी सेकेंडरी होगी। जो PROM हो गया, रैम हो गया दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM हो गया दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी, आपका अब क्या बोलते हैं EPROM हो गया, ठीक है, PROM हो गया। ये सब जो होते हैं आपके प्राइमरी मेमोरी होते हैं, यानी कि कंप्यूटर अगर आपका शट डाउन हो गया तो फिर आपका जो स्टोरेज है वो गया, ठीक है। चलिए, और क्या पेन ड्राइव, अच्छा ठीक है, हाँ। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना, ठीक है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क फुल फॉर्म पूछता है तो कंप्यूटर के ही खासकर पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस रॉय ऑफ इंडिया डिड टेक द इनिशिएटिव टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज? भारत के किस वॉइस रॉय ने निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की पहल की थी? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं इन वॉइस रॉय को इसी काम के लिए। ये कौन है? ये रिपन है। यही एक ठीक ठाक ही एकमात्र वॉइस रॉय थे जिन्होंने ठीक ठाक काम किया था। लिटन तो एकदम ही गंदा वॉइस रॉय था इंडिया के लिए। लिटन ने क्या किया था? लिटन ने एक तो सबसे पहली बार वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को लेके आया था,
कि भाई अगर कोई लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर नहीं, मतलब जो छाप रहा है लोकल लैंग्वेज में, तो उसको काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए इसने। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब लेके आया? 1878, 1878 में ही एक और एक्ट लाया, आर्म्स एक्ट। इसने जो है पहला दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया, दिल्ली में दरबार ऑर्गेनाइज करवाया। जैसे कि नया किंग या फिर क्वीन बनता था ब्रिटेन में, तो यहाँ पे दिल्ली में दरबार ऑर्गेनाइज करते थे कि देखो अब तुम्हारे नए रानी या राजा ये होंगे, मतलब इंडियंस को ये बताने के लिए। ठीक है, तो 3 दिल्ली दरबार हुए थे, मैं आपको बता दूं। एक 1877 में हुआ था, 1877 में, जो पहला वाला लिटन ने क्वीन विक्टोरिया के लिए ऑर्गेनाइज करवाया था। दूसरा हुआ था 1903 में, 1903 में। और तीसरा हुआ था 1911 में। ठीक है, तीसरा हुआ था 1911 में, किंग जॉर्ज 5 के लिए हुआ था। और इसी वाले दिल्ली दरबार में ये अनाउंस किया गया था कि अब से इंडिया की कैपिटल कैलकाटा नहीं, दिल्ली होगी। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब ये चीज़ हम बंगाल पार्टीशन के बारे में देखेंगे वहाँ पे। तो इसने ये काम किए थे, रिपन ने अच्छे काम किए थे। रिपन ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हो गया, जो आर्म्स एक्ट हो गया, ऊपर जो मैंने आपको बताए थे, इनको रिपील करने का काम किया। रिपील का मतलब है कि इनको ख़त्म करने का काम किया था रिपन ने और बहुत सारे काम किए। क्या? इसी के टाइम पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिपन के टाइम पे ही पहली कंप्लीट सेंसस, फर्स्ट कंप्लीट, या फिर कंप्लीट की जगह हो सकता है सिंक्रोनाइज्ड लिखा हो, तो पहली कंप्लीट या फिर सिंक्रोनाइज्ड सेंसस इनके टाइम पे हुई थी। और क्या हुआ था? पहला फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, कि भाई वहाँ पे फैक्ट्री की कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए कि बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होने चाहिए, तो उसको लेके एक्ट लाए। एजुकेशन के लिए हंटर एजुकेशन कमीशन आया था इन्हीं के टाइम पे, हंटर एजुकेशन कमीशन आया था। प्लस एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसको हम बोलते हैं, फिर एक बिल आया था जिसको बोलते हैं इल्बर्ट बिल, या फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इसी से एसोसिएटेड है, 1883 में आया था। कि भाई अब इसका मतलब क्या था, इसमें था क्या इस बिल में? इसमें यह था कि अभी तक क्या होता था कि अगर कोई इंडियन जज है तो किसी इंडियन जज के अंडर किसी ब्रिटिशर या फिर इन जनरल किसी यूरोपियन का ट्रायल नहीं चल सकता है इल्बर्ट बिल से पहले। तो इल्बर्ट बिल सॉट टू रिवर्स इट। इल्बर्ट बिल ने बोला नहीं, अब से इंडियन जज के अंडर भी चल सकता है किसी गोरे का भी केस। तो इससे गोरे भड़क गए और इल्बर्ट को ये बिल वापस लेना पड़ा, और इसी को एक इमीडिएट कॉज बोलते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए कि इनको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, इसीलिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर इतनी चीज़? आगे बढ़ें। और इरविन के बारे में तो आपको पता है कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, कि ये आई थिंक हम लोग देख चुके हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये 1931 में हुआ था, 1931 में, जब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी लंदन में। तो इस पे प्रेशर आया इरविन पे कि क्या कर रहा है, और मेन पार्टी तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, मेन पार्टी तो कांग्रेस है, वो आ ही नहीं रही है, तो उनको भी कॉन्फिडेंस मिलो और उनको भी लेके आओ। तो फिर इरविन जो है तब झुका, नहीं तो झुक नहीं रहा था। हमने देखा था ना, मैंने आपको बताया था कि इरविन जो है गांधी जी के सामने झुक नहीं रहा था, फिर झुक गया। फिर गांधी जी ने बोलते हैं आओ इधर बेटा तुम, ठीक है, अब जो हम तुमने डिमांड्स देंगे तुम्हें माननी पड़ेंगी। और गांधी जी ने कुछ डिमांड्स दी जो इरविन ने मानी, कुछ नहीं मानी थी। जैसे भगत सिंह जी, आपने सुना होगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की फांसी को टालने के लिए बोला था, लेकिन इरविन ने नहीं माना। कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी ने डिमांड ही नहीं रखी थी, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी स्केलर राशि है? अब स्केलर क्या होता है? स्केलर वो होता है जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हम उसमें कोई डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि टाइम बताओ कितना हुआ है, तो आप बोलोगे टाइम हुआ 6:51। आप ही थोड़ी ना बोलोगे 6:51 नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो। तो जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं। और वेक्टर क्या होता है? ये तो हो गई अदिश राशि। सदिश क्या होती हैं, वेक्टर क्या होती हैं? इनमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, ये तो कॉमन है, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी इसमें होती है। जैसे वेलोसिटी की अगर बात करें, अच्छा स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है? स्पीड और वेलोसिटी में यही अंतर होता है कि जो स्पीड होती है वो स्केलर होती है, पता है आपको? स्पीड स्केलर होती है, बट वेलोसिटी वेक्टर होती है। वी से वेक्टर और वी से वेलोसिटी, एस से स्केलर और एस से स्पीड, ऐसे ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या अंतर होता है इन दोनों में? दूरी और विस्थापन, क्या अंतर होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ये है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, ठीक है,
मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, फिर आप पॉइंट बी से फिर पॉइंट ए चले गए, फिर आपने फिर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी, यानी टोटल 2 किलोमीटर की आपने डिस्टेंस ट्रैवल करी। इस केस में डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट किए थे और अभी आप कहाँ पे हो। अगर आप वहीं पे आ गए हो जहाँ से स्टार्ट किया था तो आपने बिल्कुल मूव नहीं किया है अपनी इनिशियल पोजीशन से। अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूँ तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होगा। तो डिस्टेंस जो होता है दैट इज स्केलर, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, क्योंकि अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसको बोलते हैं नहीं कितने टाइम में हुआ चेंज इन वेलोसिटी, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, और अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ये भी वेक्टर होगा। और जो वेट होता है ये भी एक तरह का फोर्स ही होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से m इंटू ए, और वेट क्या होता है? m इंटू जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट एक तरह का फोर्स ही है, तो फोर्स भी ये वेक्टर है, वेट भी वेक्टर है। मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मास डिपेंड नहीं करता है कि आप चंद्रमा में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वेट आपका चंद्रमा में जाके 1/6 हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी 1/6 हो जाती है। मास उतना ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ प्रेशर किस तरह की यूनिट है? प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है, ये आपको बताना है। 49th पैरेलल, और एनर्जी कैसा है? 49th पैरेलल जो स्ट्रेट है, सॉरी पैरेलल जो बाउंड्री है, तो ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है? चलो अभी तो आंसर नहीं है, चलो मैं पहले वो बता देता हूँ, नहीं तो फिर ऐसा ना भूल जाए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रेशर आपकी स्केलर है, प्रेशर जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर इतनी चीज़? और अगर मैं बात करूँ वर्क डन, तो वर्क डन भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो उस हिसाब से आप ये मत कंक्लूड करिएगा कि वो जो फोर्स वेक्टर होता है तो प्रेशर भी वेक्टर होगा, ये स्केलर होता है। खैर अभी इस पे आते हैं। जो 49th पैरेलल स्टेट है वो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है अभी रिसेंट में, जो आपका यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का पेपर हुआ था उसमें। तो ये है आपका यूएसए और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल। ये क्या है 49th पैरेलल? तो ये 49 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसी को बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा 10 डिग्री जो चैनल है, जो 10 डिग्री चैनल है वो डिवाइड करता है अंडमान को निकोबार से। आपने सुना होगा इस चीज़ को, है ना? तो ये क्या है 10 डिग्री चैनल? ये है आपका 10 डिग्री का लैटिट्यूड अक्षांश। ऐसे 8 डिग्री 9 डिग्री वो हम पढ़ेंगे आगे जब क्वेश्चन आएंगे। सारा कुछ अभी तो नहीं, इसी लेक्चर में पढ़ लेना है, आगे अभी धीरे 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 सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। बस आप नोट्स बनाते रहिएगा, या फिर अगर आप डाउनलोड करते हैं तो अच्छे से बस उनको रिवाइज करते रहिएगा, बस उतना नीडेड है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? इसको बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन, क्योंकि सर साइरिल रेडक्लिफ ने इसको खींचा था। रेडक्लिफ लाइन जो है यही लाइन है आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि पहले बांग्लादेश पाकिस्तान ही तो हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान, वो तो बाद में बांग्लादेश बना 1971 में। नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी है? तो इनके बीच में 38th पैरेलल है, 38th पैरेलल है। और अगर हम बात करें फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगीनॉट लाइन, मैगीनॉट लाइन है। अच्छा इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? तो ये आपकी मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन लाइन। अच्छा अगर कभी पूछ ले जॉनसन लाइन किसके बीच में, तो जॉनसन्स लाइन भी इन्हीं दोनों के बीच में है। लेकिन है क्या कि जॉनसन्स लाइन चाइना प्रपोज करता है, इंडिया नहीं मानता है। मैकमोहन लाइन इंडिया प्रपोज करता है, चाइना नहीं मानता है। तो ये है। और अच्छा एक हिंडनबर्ग लाइन किसके बीच में है? हिंडनबर्ग लाइन, तो हिंडनबर्ग जो लाइन है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में आपकी हिंडनबर्ग लाइन, ठीक है। बाय बाय बाय। खैर, विच कलर इज एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन फर्टिलाइजर्स? किस रंग को उर्वरकों की क्रांति से जोड़ा जाता है? पिंक, गोल्डन, ब्लैक या फिर ग्रे? तो यहाँ पे पूछ रहा है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर पिंक क्या होता है हमारा? वैसे तो तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, लेकिन मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि मत देखो, खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो, अपनी आँखों को थोड़ा सा है ना कंट्रोल में रखो। तो पिंक की अगर बात करें तो यानियन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, देख ही लो। पिंक। गोल्डन मैंने आपको पहले बता रखा है हॉर्टिकल्चर एंड हनी।
हॉर्टिकल्चर वही मतलब फ्रूट, मतलब वही हॉर्टिकल्चर जो गार्डनिंग होती है, और हनी। ठीक है, ब्लैक ये पेट्रोलियम है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेट्रोल। ग्रे सही आंसर होगा। ब्लू रेवोल्यूशन फिशेस से एसोसिएटेड है। और हम फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं इन इंडिया? फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इंडिया, एच से नाम शुरू होता है उनका। फिर अगर हम बात करें ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर, ग्रीन, इसके बारे में तो अलग से ही पूरा डिस्कशन चलेगा हमारा, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो नीडेड है हमें अलग से ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, तो उसको अभी आप छोड़ो, बस इतना ध्यान रखो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। ग्रे हम देख चुके हैं। पिंक, रेड रेवोल्यूशन आपका मीट और टोमेटो से एसोसिएटेड है। सिल्वर एग और पोल्ट्री से। वाइट, वाइट चलो अभी देख लेते हैं, वाइट का भी जरा बताइए फादर किसको बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन का, और इसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है ये ऑपरेशन फ्लड। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से यानी तिलहन उत्पादन से, और इसका फादर किसको बोलते हैं, और एवरग्रीन ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ब्लू रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो हीरा लाल चौधरी ये इसके फादर कहलाते हैं। ऑपरेशन फ्लड यानी कि जो आपका वाइट रेवोल्यूशन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम बताइए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की ऑटोबायोग्राफी का नाम। और येलो की अगर बात करेंगे तो सैम पित्रोडा। वर्गीस कुरियन, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी हम ग्रीन रेवोल्यूशन को अलग से देखेंगे। दिस साहित्य अकेडमी अवार्ड इज हेड क्वार्टर्ड एट, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है ये आपसे पूछा है। ठीक है, मिल्क मैन के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है, मिल्क मैन के नाम से जानते हैं इनको। कितने करंट अफेयर्स पढ़ना है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो नहीं होगा तो करंट अफेयर्स को लेके बना दूंगा। ठीक है, चलो। तो साहित्य अकेडमी का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, रविंद्र भवन के नाम से जानते हैं इसको हम। ठीक है, रविंद्र भवन। और यहीं पे आपका हेडक्वार्टर है ललित कला अकादमी का। ठीक है, किसका हेडक्वार्टर है, ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी। आज मैंने एक रील डाली थी, अगर आपको याद हो, मतलब पता हो आपको, मध्य प्रदेश के फेस्टिवल, तो उसमें मैंने एक लोक रंग फेस्टिवल बताया था आपको, लोक रंग। तो जो लोक रंग फेस्टिवल है वो ललित कला अकादमी जो ही वही ऑर्गेनाइज करती है। क्लियर है? अच्छा, साहित्य अकादमी जो अवार्ड है वो कितने लैंग्वेजेस में मिलता है, और अभी जो रिसेंट 2023 वाला है वो हिंदी में किसको मिला था और इंग्लिश में किसको मिला था? हिंदी में किसको मिला था और इंग्लिश में किसको मिला था? तो साहित्य अकादमी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि इसको टोटल 24 यानी 24 भाषाओं में 24 लैंग्वेजेस में मिलता है। कौन कौन सी? एक तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, उसमें 22 भाषाएं हैं, उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी। ठीक है, ये दोनों शेड्यूल लैंग्वेजेस तो है नहीं, तो इसमें यानी टोटल 24 लैंग्वेजेस। जो अभी मिला था 2023 वाला, उसमें अगर हम बात करें हिंदी के लिए मिला था मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, किसको मिला था ये? संजीव जी को मिला था। और अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए तो ये मिला था रेक्विम इन रागा जनकी के लिए, रेक्विम इन रागा जनकी। और ये किसको मिला था? ये मिला था नीलम सरन गौर। ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड नहीं है इंडिया का, कौन सा है फिर? ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड 22 लैंग्वेजेस में मिलता है। ठीक है, 22 भाषाओं में। और अभी रिसेंट में 58th ज्ञानपीठ अवार्ड किन 2 लोगों को मिला है, नाम बताएंगे आप जल्दी से? एक लोग को मिला है संस्कृत के लिए और एक लोग को मिला है उर्दू के लिए। संस्कृत के लिए मिला है जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन शॉर्ट में राम भद्राचार्य जी लिख रहा हूँ। ठीक है, राम भद्राचार्य जगत गुरु पूरा नाम है इनका। और उर्दू के लिए मिला है गुलजार जी को। अगला है लाइचन या फिर लाइकन इज एन ऑर्गेनिज्म विच मॉनिटर्स। तो ये जो लाइकन होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, क्या आपको पता है? तो किस चीज़ के बारे में हमें बता देता है? लोकरंग भाई मध्य प्रदेश में, आज ही तो रील डाली थी मैंने, लेकिन वो रील क्या थी ना, उसमें 2-3 फेस्टिवल आई थिंक कट गए थे आखिर के, तो पूरी जो है इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे टाइम मतलब लिमिट होती है 1 मिनट की, थोड़ा सी बड़ी थी वो। कल आपको मिलेगी रील किस पे? वन नेशन वन इलेक्शन पे। हर्ष सिंह बिग फैन सर जी, अच्छा थैंक यू। तो लाइकन क्या होता है? तो लाइकन जो है ये हमें बताता है किसके बारे में? ये बताता है हमें
गैस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन के बारे में हमें बताता है। कैसे बताता है? अपना कलर चेंज करके बताता है। ये लाइकेन जो होता है हमें पता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है किन दो लोगों के बीच में, ये एल्गे और फंगस, ठीक है। जो एल्गे होता है और जो फंगस होता है उनके बीच की ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों मिल के रहते हैं, ये हमें पता है। इसी से ही लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर क्या होता है? तो इट इज़ अ पर्पल डाई, जो लिटमस पेपर होता है। लिटमस के बारे में इंडिकेटर है एक, हमें भी पता है, और वो हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का जब चैप्टर आएगा तो वहाँ पे उस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। लाइकेन जरा ये बताइए किस फाइलम से बिलोंग करता है? प्लांट किंगडम के किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है थैलोफाइटा से, है ना, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा कौन सा फाइलम होता है? जिसमें कि वेल डिफ्रेंशिएटेड रूट्स, शूट्स ये सब नहीं होती हैं, उसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। थैली में फैली हुई हैं सारी चीज़ें। आगे बढ़ें, चलो। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब ब्राउज़र है, मालवेयर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है पाइथन? तो पाइथन एक तरह की है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम तो यार हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि लाइनक्स हो गया, उबंटू हो गया, ठीक है, क्रोम हो गया, और आपका मैक ओएस हो गया। सॉरी, क्रोम बोल रहा हूँ, क्रोम तो आपका वेब ब्राउजिंग हो जाएगा, ठीक है। विंडोज़ हो गया आपका, ठीक है, मैक ओएस हो गया, और क्या हो सकता है आपका? लाइनक्स, उबंटू, मैक ओएस, ये सब हो जाएंगे आपके, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और क्या हो जाएंगे जैसे पाइथन के अलावा? तो आपने C++, आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों ने सिक भी रखी हो, जावा, एसक्यूएल, लेटेक्स, ये सब क्या होती है हमारी? ये सब होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। By which of the following amendments of the Constitution fundamental duties of the citizens were added to the Constitution of India? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मूलतः ही हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थी। इनको जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? जब एक कमेटी बनी, इसको हम बोलते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति या फिर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। क्यों? क्योंकि ये चेयरमैन थे उस कमेटी के, तो इन्होंने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड करी। तो इनके रिकमेंडेशन से 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इन्होंने रिकमेंड करी थी, और उसके अलावा 2 और गवर्नमेंट ने अपने से ऐड करके टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी 42nd अमेंडमेंट से। कहाँ पे? पार्ट 4A भाग नंबर 4 का में, आर्टिकल नंबर 51A अनुच्छेद नंबर 51 का में। समझे आप? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, कांग्रेस के टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। 8 ड्यूटीज़ उसके रिकमेंडेशन उसने रिकमेंड किया, 2 अपने आप से ऐड करी गवर्नमेंट ने, टोटल 10 ऐड करी 42nd अमेंडमेंट से। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में ऐड करी, ठीक। अब किस फंडामेंटल ड्यूटी में कौन से नंबर में क्या दिया हुआ है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले वाले में क्या दिया हुआ है? टू अबाइड बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इसको हम कैसे याद रखते हैं? क्योंकि ये पहले नंबर की, आपसे इस तरह से पूछेगा आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए में कौन सी फंडामेंटल किसके बारे में है, या फिर लिख देगा, पूछ देगा ये किस में है। तो 51A में तो हैं सारी हमारी ड्यूटीज़, मैं आपको बता दूं 11 हैं अभी, एट प्रेजेंट 11 हैं। 10 तो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, अभी 11 हैं। तो 11वीं वाली किससे जोड़ी गई अभी देखते हैं। तो 51A ये है। सब क्लॉज पूछेगा 50, वो तो सबको पता है 51A में, लेकिन सब क्लॉज पता होना चाहिए। तो सब क्लॉज ए में, ए से ऐसे याद कर लो एंथम, बी से ऐसे याद कर लो भगत सिंह या फिर बापू। तो भगत सिंह और बापू यानी जो हमारे नोबल आइडियल्स हैं, उनके मतलब टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो आज़ादी के लिए जो बापू जी और भगत सिंह जी जो लड़े, जो आइडियल्स फॉलो किए उन्होंने, उन आइडियल्स पे हमें चलना है, ठीक है। फिर क्या है? अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की अखंडता, एकता अखंडता और संप्रभुता को बना के रखना है। तो ये 3 चीज़ें हैं। सी का मतलब क्या होता है? रीजनिंग में आप पढ़ते हो ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, सी मतलब 3rd है ना, सी का आप नंबर अलॉट करते हो 3, तो 3 चीज़ें इसमें 3rd वाले में। डी वाले में क्या है? डी से डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि जब देश को ज़रूरत पड़े तो आप आगे होके आएँ। ऐसा नहीं कि हम तो नहीं आएंगे भैया, बस ज्ञान देंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कि ये सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं हो पाएगा इस देश का, लेकिन आएंगे नहीं हम, ठीक है। ई में क्या है? 5वीं में, तो 5वीं में 2 चीज़ें हैं, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, और दूसरा टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। तो ऐसे याद कर लो,
5 5 है ना, इसका मतलब 5 होता है रीजनिंग में, तो पांचों उंगलियां जब साथ होनी चाहिए, यानी कि ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और ई से इक्वालिटी याद कर लो, जब भी इक्वालिटी की बात आती है, समानता की, तो सबसे पहले हम विमेन के बारे में ही सोचते हैं। इक्वालिटी की मांग कौन करता रहता है? विमेन करते रहती हैं, ठीक है। फिर आते हैं एफ। एफ से क्या है? एफ से फोर्ट याद कर लो, फोर्ट मतलब किला, ठीक है। तो किला क्या है हमारा? किला एक हमारा रिच हेरिटेज है और कंट्री का कल्चर दिखाता है वो, ठीक है। जी अगला वाला है, ये क्या है? जी में क्या है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इनके प्रति हमें कंपैशन रखना है। तो या इसको कैसे याद करेंगे? जी से आप ग्रीनरी याद कर लें कि हमें अपनी ग्रीनरी को प्रोटेक्ट करके रखना है। ये ध्यान रखना, जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, दीज आर ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, ये विदेशियों के लिए नहीं है। मौलिक अधिकार हमारे कुछ हैं, कुछ जो कि विदेशों को भी प्राप्त हैं, लेकिन ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। और ये कैसे हैं? एनफोर्सिएबल है कि नॉन एनफोर्सिएबल नेचर के हैं बताइए, या फिर नॉन जस्टिसिएबल नेचर के हैं, कैसे हैं? डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म। तो एच से याद कर लो ह्यूमनिज्म, कि भाई साइंटिफिक टेम्पर रखना है, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसमें सोचने की क्षमता होनी चाहिए। सरकार बोल रही है, फिर कोई भी कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके मान लिए। आई में क्या है? सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्व वायलेंस, हिंसा नहीं करनी है। तो इसको हमने कैसे याद किया? एन आई फॉर एन आई विल मेक दी होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ऐसा बोला था गांधी जी ने, कि अगर आपको किसी ने आंख दिखाई, आप भी उसको दिखाओगे तो ऐसे तो पूरा जग अंधा हो जाएगा। तो उन्होंने, और गांधी जी किसकी बात करते थे? नॉन वायलेंस की। तो आई जो है ऐसे याद कर लो, उन्होंने इस आई की बात करी थी, और उस आई से हम इस आई को रिलेट कर सकते हैं। देन जे है हमारा 10वें नंबर की ड्यूटी, ये बोलता है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर। तो जे से आप जडेजा को याद कर सकते हैं, जड्डू को याद कर सकते हैं। एंड वॉट बेटर दैन दिस टाइम, आपने देखा है बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश के खिलाफ अभी पहला टेस्ट शुरू हुआ, तो अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप कितनी भयंकर गई, सारे टॉप ऑर्डर पूरा फेल हो गया, आखिरी में हमारे अश्विन जो आर अश्विन की अभी एक वो आई थी ऑटोबायोग्राफी, नाम बताइए उसका जल्दी से। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया? बहुत बड़ी पार्टनरशिप करी। तो जडेजा क्या है? वर्सेटाइल है एक तरह से, मतलब कि वो सारे स्फीयर्स में, ऑल स्फीयर्स में वो एकदम एक्सीलेंट है। फील्डिंग करवा लो, बॉलिंग करवा लो, बैटिंग करवा लो, ठीक है, खुद के लिए खिलवा लो, पूरे टीम के लिए खिलवा लो, सब में एक्सीलेंट है जडेजा, ऐसे करके। और के क्या है? आखिरी 11वें नंबर की है, इसको हमने बाद में जोड़ा था, ये तो सब 42 से जोड़ी थी, ये जोड़ी थी 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से, कि भाई गार्जियंस को ड्यूटी दी गई कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, ऐसा नहीं घर में बस वही है ना प्यार वगैरह कर रहे हो। तो आर अश्विन की अगर बात करें तो आर अश्विन की है कुट्टी, है ना, कुट्टी करके आपको याद करना है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, इनकी जो आत्मकथा है, ठीक है। कुट्टी द ग्रेटेस्ट स्टोरी, ऐसे करके पूरा मतलब है, ठीक है। टुडे इज़ माई बर्थडे, अच्छा हैप्पी बर्थडे बोलेंगे भाई सभी लोग, किसको? पुरुषोत्तम पांडे जी को। अगला है हमारा, तो ये हमारे नॉन जस्टिसिएबल नेचर की होती हैं, ध्यान रखना, दीज आर ऑफ दी नॉन जस्टिसिएबल नेचर, वाद योग्य नहीं है ये। डिजीज़ रिलेटेड विद एप्पल इज़ नोन एज, तो डिजीज़ सिर्फ इंसानों को नहीं होती है ना, हमारे पेड़ पौधे फलों को भी होती है। कौन सी डिजीज़ है जो एप्पल को लग जाती है? रेड रस्ट डिजीज़। रेड रस्ट तो आपका जो सनफ्लावर वगैरह होता है ना, सनफ्लावर हो गया, टी हो गया, यानी चाय पत्ती हो गई, उसमें लगता है। और ये एक तरह का ध्यान रखना, एल्गे, एक तरह का जो शैवाल होता है उससे इफेक्ट होती है, मतलब उसकी वजह से डिजीज़ लगती है। टिक्का डिजीज़, टिक्का लगती है ग्राउंड नट में, मूंगफली में। और ग्राउंड नट जरा बताओ राबी है कि खरीफ है? और ये एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगस की वजह से लगता है। ग्रीन ईयर डिजीज़, ये भी फंगल डिजीज़ है, ये लगता है पर्ल मिलेट में। पर्ल मिलेट हमारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था। साथ ही साथ 2024 क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स था। और 2025 क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस है। तो ग्रीन ईयर डिजीज़ ये भी आपका फंगल नेचर का है। और फायर ब्लाइट इसका सही आंसर होगा। फायर ब्लाइट जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली एक बीमारी है, मेनली एप्पल्स में होती है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो ये एक एमाइलोवोरा करके बैक्टीरिया होता है, एमाइलोवोरा। तो ये बैक्टीरिया होता है जिसको इफेक्ट करता है। अच्छा, एक काफ़ी फेमस डिजीज़ इनमें होती है मोज़ेक वायरस डिजीज़, ठीक है, मोज़ेक वायरस डिजीज़। तो ये जो मोज़ेक वायरस डिजीज़ है ये अफेक्ट करता है मेनली लीव्स को, पत्तियों को अफेक्ट करता है। जैसे खासकर ये जो हमारा टोबैको होता है ना, जो तम्बाकू होता है उसकी पत्तियों को अफेक्ट करता है मोज़ेक वायरस। अगला सवाल है,
खम्बा थोईबी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आर्ट ऑफ विच स्टेट? तो खम्बा थोईबी कहाँ का एक फॉर्म ऑफ डांस फॉर्म है ये? मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये है आपका मिज़ोरम का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। मिज़ोरम के और कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं? चिराव है, ठीक है, और चेलम है, जंगटालम है, और खुल्लम चिल्लम खुल्लम, ठीक है, खुल्लम, इस तरह से हम लोगों ने याद किया था। खुल्लम चलेगी, खम्बा, खम्बा समझते हो ना? खम्बा तो समझते हो ना सभी लोग? तो खम्बा जो है खुल्लम चलेगी एकदम। और जंग, जब खम्बा फिर चलेगा तो खम्बा के बाद क्या होता है? खम्बा के बाद फिर जंग होती है। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर के आपके हो जाएंगे जैसे कि लाई हरोबा, एक फेस्टिवल भी है और एक डांस भी है। लाई हरोबा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का। प्लस मणिपुर का एक क्लासिकल डांस है मणिपुरी, जिसको मणिपुरी रासलीला भी बोलते हैं। तो उसमें दो फॉर्म्स होती हैं, जागोई और चोलोम। जो चोलोम होता है वो मैस्कुलिन यानी कि मेल एस्पेक्ट को दिखाता है, ठीक है, मैस्कुलिन एस्पेक्ट। और जागोई होता है ये फेमिनिन एस्पेक्ट को दिखाता है। और क्या है मणिपुर के? तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो थाम्बल चोंगबा ये भी यहीं का है। बात हम कुछ और स्टेट की कर लेते हैं जैसे कि नागालैंड। तो नागालैंड के हमने कैसे याद किए थे कि भाई जो नाग है वो क्या कर रहा है? नाग क्या बोल रहा है? नाग ये बोल रहा है नाग रेंगता बहुत है, ठीक है। तो रेंगमा किसके साथ रेंगता है वो? बटरफ्लाई की तरह, फिर बटरफ्लाई के साथ रेंगता है वो। और नाग जो है, नाग क्या बोलता है? नाग नागिन से बोलता है आओ तुम्हें आलू की सब्जी खिलाता हूँ मैं, ठीक है। तो आलू यट्टू जो है ये कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? कोई बताएगा? विच ट्राइब परफॉर्म्स आलू यट्टू? और क्या है? और मॉडसे है यहाँ का एक, ठीक है, मॉडसे। और एक ध्यान रखना, सादल केकई वाला जो है ना, ये क्या है कि जो नागालैंड के लोग होते हैं ये हंटिंग पे काफ़ी विश्वास करते हैं। जैसे कुत्ता दिख गया, कुत्ता उत्ता देखने को मिलता ही नहीं है, देखने को मिला सड़ाक से पहला उसको खा गए। तो क्या है कि साडल जो केकई है इट इज़ अ प्रिपरेशन फॉर हंटिंग। तो जब ये लोग हंटिंग करने जाते हैं तो उसके पहले ये साडल केकई करके करते हैं। आलू एट्टू जो एक कोन्याक ट्राइब है वो इसको परफॉर्म करती है, और जो मॉडसे है इसको आओ ट्राइब परफॉर्म करती है, ठीक है। नागालैंड के ही हमारे फेस्टिवल होते हैं जैसे हॉर्नबिल, जैसे इसको हम कैसे याद करते हैं कि बिल में नाग लोग रहते हैं। तो हॉर्नबिल कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? हॉर्नबिल को। ऐसे ही हमारा है मोत्सू, जो मोत्सू फेस्टिवल है ना इसको आओ ट्राइब परफॉर्म करती है, जो ये मौत से डांस करती है। तो मोत्सू फेस्टिवल है, मॉड से डांस है, दोनों एम से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों को आउट ट्राइब परफॉर्म कर रही है। और हॉर्नबिल जो फेस्टिवल उसको नागा ट्राइब परफॉर्म करती है। और कौन सा राज्य था हमारा इसमें? अरुणाचल बचा हुआ है, तो अरुणाचल को भी देख लेते हैं। तो अरुणाचल के फेस्टिवल तो यार हम लोग ऐसे याद करते ही हैं, कैसे? अजी वेंचो बउआ के पास चलो, है ना। तो अजी वेंचो, हाँ ठीक है, तो यही ऐसे ही तुमने याद किए थे। तो अजी से आजी लामू, वेंचो से वेंचो बउआ के पास चलो, तो बउआ से बुइया डांस हो गया। के पास पासी कॉन्की हो जाएगा। के पास चालो, तो चालो डांस हो जाएगा। और वहाँ चल के क्या करना है? लायन एंड पिकॉक डांस देखना है, और कोई पहचान ना ले इसलिए जो है मास्क लगा के रखना है। तो मास्क डांस, जिसको कि हम छमा छम के नाम से जानते हैं, ठीक है। चंग डांस जो होता है वो राजस्थान का होता है, चंग। और जो छम होता है जिसको मास्क डांस बोलते हैं, हेमिस फेस्टिवल जो लद्दाख में होता है उसमें भी छम जो है मास्क डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो अजी वेंचो बउआ के पास चलो लैनिन पिकॉक डांस देखने, ठीक है, मास्क लगा के देखेंगे। और रेखम पादा भी ध्यान रखना, ठीक है, रेखम पादा, ठीक। और वैसे तो बैम्बू डांस भी होता है यहाँ पे एक, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा, व्हाट डज NIU स्टैंड फॉर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में NIU का मतलब क्या होता है? हाँ जी हेमिस सर, क्या आप ड्रिंक करते हैं? मतलब तुम्हें क्यों लगा ऐसा कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या कुछ ऐसा बता दिया कि अच्छा, समझ गया, खम्बा, समझ गया। वॉट डज NIU स्टैंड फॉर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो ये आपका नॉमिनल इंटरनल यूनिट नहीं, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो कंप्यूटर से फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट, हमने अभी 3rd लेक्चर ले रहा हूँ, तीनों लेक्चर्स में हमने देखे हैं फुल फॉर्म से क्वेश्चन। हु पेंटेड
in memoriam a painting dedicated to the British ladies in India during the mutiny of 1857। तो ये एक पेंटिंग है, इसको किसने डिपिक्ट किया था, किसने बनाया था 1857 1857 में ब्रिटिश लेडीज़ के लिए ये बनाया था जोसेफ नील पैटन ने। जोसेफ नील पैटन ने बनाया था 1857 की म्यूटनी, जिसको कि हम सीपॉय म्यूटनी यानी सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आई थिंक हम लोगों ने चीज़ें अभी तक नहीं देखी ना, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले बात तो हमें ध्यान रखना है कि इसके जनक किसको माना जाता है। इसका ओरिजिनेटर मंगल पांडे जी को माना जाता है। ये माना जाता है कि ये जो इन्होंने अपने जो कमांडर था उसको शूट कर दिया था। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, यानी कि उससे बिलोंग करते थे इस इन्फेंट्री से। क्यों शूट कर दिया था, क्यों इसका ओरिजिन, मतलब इमीडिएट कॉज ऑफ ओरिजिन क्या था। इमीडिएट कॉज जो था दैट वाज चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, यानी कि यूज़ ऑफ ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस। यूज़ ऑफ ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस, इसका जो प्रयोग था, इसका जो यूज़ था, ये इसका एक इमीडिएट कॉज था। वैसे कॉज तो और भी थे कि भाई इंडियन सोल्जर्स को बाहर भेजा जा रहा था ड्यूटी में। उस समय बाहर जाना मतलब समुद्र को क्रॉस करना मतलब अपना धर्म खो देना, उनसे बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसी की वजह से विद्रोह हुआ था। और इसी की वजह से जब ये विद्रोह खत्म हुआ तो एक आयोग बनाया गया जिसको हम बोलते हैं पील आयोग या फिर पील कमीशन। इसने बोला कि इंडियन आर्मी में इंडियंस की संख्या को कम कर दो और ब्रिटिशर्स की ज़्यादा कर दो, सो दैट आगे ये हमें इस तरह की चीज़ें देखने को ना मिले। तो ये किस लिए हुआ था, टू रीऑर्गेनाइज द इंडियन आर्मी, टू रीऑर्गेनाइज द इंडियन आर्मी। इस कमीशन का जो है गठन किया गया था, इस कमीशन को बनाया गया था। प्लस 1857 रिवोल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इस समय मुग़ल शासक कौन था, जो कि आखिरी मुग़ल शासक था। ही वॉज बहादुर शाह जफ़र सेकेंड, आखिरी था ये बहादुर शाह जफ़र दी सेकेंड। लीडर्स की बात कर लेते हैं। तो लीडर्स कौन कौन था, कहाँ से लीडर था, ये जल्दी से बताएंगे आप। पहले तो यहाँ पे दिल्ली से बताइएगा कौन लीडर था, दिल्ली से, फिर लखनऊ से, कानपुर से, झांसी से, बरेली से और फैज़ाबाद से कौन लीडर था। और ये कब ओरिजिनेट हुआ था, इट स्टार्टेड इन दी 10th of May 1857 1857। और किसने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। तो दिल्ली से जनरल भक्त खां लीड कर रहे थे। ये तो एक पपेट लीडर आप बोल सकते हैं उनको, बहादुर शाह जफ़र सेकंड को। ही वॉज नॉट दी एबल लीडर और कैपेबल लीडर, तो उनके नाम पे जनरल भक्त खान जो है मेन लीड कर रहे थे। लखनऊ से बेगम साहिबा, बेगम हज़रत महल, बेगम हज़रत महल। फिर कानपुर से नाना साहेब और तांतिया टोपे। तो नाना साहेब मेन लीडर थे, उनके जाने के बाद तांतिया टोपे। क्योंकि बाजीराव जो सेकंड थे, जो आखिरी पेशवा थे, तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया था कानपुर के बिठूर में। तो उनके ही अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, जिसके तहत 1848 में 1848 में, तो इसके तहत ये डलहौजी लाया था। इसके तहत क्या था कि अगर आपका अडॉप्टेड सन है या फिर अगर सन नहीं है और अगर अडॉप्टेड है तो वो ब्रिटिशर्स क्या है वो उस किंगडम को अपने हाथ में ले लेंगे, अपने अंडर में ले लेंगे। इसी कारणवश झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, लक्ष्मीबाई। और किसने कहा था कि शी वॉज द ओनली मैन इन दैट एंटायर यूनिट ऑफ इन्फेंट्री फाइटिंग इन दैट वॉर। मतलब जितने भी लोग लड़ रहे थे वहाँ पे झांसी में, उनमें से शी वॉज दी ओनली मैन, मतलब उनकी ब्रेवरी को ये डिनोट करने के लिए किसने कहा था ये। बरेली से जो है, फैज़ाबाद से तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। और यहाँ से हो जाएगा हमारे, वो क्या नाम था उनका, खान बहादुर, ठीक है, खान बहादुर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें किसने सप्रेस किया था, तो दिल्ली से ध्यान रखना है, वैसे सब सारी जगहों से आपसे नहीं पूछता है। तो दिल्ली से जॉन निकोलसन ने इसको सप्रेस किया था, इसको दबाने का काम किया था जॉन निकोलसन ने। लखनऊ से ध्यान रखना और कानपुर से कॉलिन कैम्पबेल ने इसको सप्रेस किया था। झांसी से अगर बात करेंगे ह्यू रोज ने, और ह्यू रोज ने ही ये चीज़ बोली थी कि शी वॉज दी ओनली मैन फाइटिंग, इस तरह से, ठीक है। और एक चीज़ कि किसने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था, ये वी.डी. सावरकर जी ने बोला था, ठीक है, वी.डी. सावरकर जी ने बोला था इट एज फर्स्ट वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंस। समझ आती है बात? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पेरेनियल रिवर, इनमें से कौन सी गैर बारहमासी नदी? अब नॉन पेरेनियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो हमारी दो तरह की नदियाँ होती हैं। एक तो जो हिमालयन रिवर्स हैं, वो जो हिमालय से बह रही हैं, हिमालयन रीजन में बह रही हैं, हिमालयन रिवर्स। हम पूरे रिवर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हिमालयन और दूसरी पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपी। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में मेन डिफरेंसेस ये होते हैं कि जो हिमालयन रिवर होते हैं, क्योंकि इनका जो सोर्स होता है वो होता है ग्लेशियर। अब क्योंकि ग्लेशियर होता है, इनको पानी ग्लेशियर से, मेन सोर्स ग्लेशियर होता है, तो ये पेरेनियल नेचर की होती हैं। पेरेनियल का मतलब ये होता है कि वाटर थ्रू आउट द ईयर, 12 मासी पानी इसमें देखने को मिलता है। इनकी बात कर लें तो इनका जो मेन सोर्स है वो रेन वाटर होता है मेन, जिसकी वजह से ये मानसून पे डिपेंडेंट होती हैं। तो ये होती हैं एफीमेरल नेचर की, एफीमेरल। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, यहाँ से आपको पता है कि निकलते, जैसे इंडस हो गई, ठीक है, यहाँ से हमारी निकलती ब्रह्मपुत्रा निकलती है, यहाँ से हमारी गंगा नदी निकलती है। तो ये सब हिमालयन रीजन से निकल रही हैं, ग्लेशियर इनका सोर्स है। तो ये पानी क्या है, इनको ग्लेशियर से मिलता रहता है। मॉनसून का पानी मिलता है तो वो तो इनके लिए एड ऑन हो गया भाई। जैसे अभी मॉनसून का समय है तो अभी उफान पे चलती गंगा, और ये सब आप डूबने की खबरें सुनते होगे, ये डूब गया वो डूब गया, क्यों? क्योंकि उफान पे चलती हैं इस समय हिमालयन रिवर्स, क्योंकि ग्लेशियर से तो पानी मिल ही रहा है, प्लस उनको मानसून से भी मिल रहा है। और इनकी बात करें पेनिनसुला, जैसे कि हमारी गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, नर्मदा हो गई, तापी, कहाँ है ग्लेशियर? यहाँ पे कहीं ग्लेशियर नहीं है। हाँ, जो कावेरी है उसको हम कभी कभी बोल देते हैं कि इसमें पानी ऑल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है। उसका कारण ये होता है कि उसको साउथ वेस्ट मानसून से पानी मिल जाता है, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जिसको रिट्रीटिंग या लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, उससे भी पानी मिल जाता है, इसलिए उसको बोल देते हैं। हिमालयन रिवर्स जो होता है, इनका जो कोर्स होता है, कोर्स का मतलब होता है रास्ता, वो लॉन्ग होता है, बहुत लंबी डिस्टेंसेस कवर करती हैं। इनका शॉर्ट होता है। कैशमेंट एरिया की अगर हम बात कर लें, व्हाट इज़ कैशमेंट एरिया? कैशमेंट एरिया होता है, जैसे ये नदी है, ठीक है, या फिर हम बेसिन बोल सकते हैं, ठीक है। कैशमेंट एरिया बेसिन सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ सिमिलर आप बोल सकते हो। तो समझने के लिए ऐसे समझ लो कि ये जैसे मेन रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ये जो पूरा एरिया जो ड्रेन कर रही है ये रिवर, ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ, उसको बोल देते हैं बेसिन एरिया। तो ये जो होता है लार्ज होता है, इसमें बड़ा, इसमें शॉर्ट होता है। बहुत गहरी होती है हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर उतनी गहरी नहीं होती है। हिमालयन रिवर्स आपको कुछ एंटीसीडेंट ड्रेनेज दिखाते हुए देखते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट ड्रेनेज हमारी कुछ नदियाँ दिखाती हैं, जैसे कि आपकी सतलज नदी हो गई, जैसे कि आपकी कोसी नदी हो गई। मतलब इसका क्या होता है? मतलब इसका ये होता है कि वो नदियाँ जो अपने ओरिजिनल यानी कि जो हिमालय के बनने से पहले ही यहाँ पे फ्लो कर रही थी, उनको बोलते हैं एंटीसीडेंट। वो अपने नेचुरल रास्ते को नहीं डिफ्लेक्ट करती, वो जो नेचुरल रास्ता है उनका उसी पे चलती हैं, उनको बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो नॉन पेरेनियल नेचर की कौन सी? ये हिमालयन है, ये हिमालयन है, ये हिमालयन है। तो ये हिमालयन नहीं है, ये पेनिनसुलर है, प्रायद्वीपी नदी है, कृष्णा नदी, ठीक है। तो ये बाकी अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, रीजन क्या है क्या नहीं है, वो सब जब हम एक साथ ही देखेंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सबका। What is the name of the book written by Ernst Mackay about the archaeological excavations? के बारे में इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? सौरव बिहार बोलते हैं, कोसी को बिल्कुल सही ऐड ऑन किया यादव जी ने, ठीक है। तो सौरव बिहार बोलते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे साहब, सब कुछ, ठीक है, चिंता मत करिए। अर्न्स्ट मैके के बारे में अगर बात करें तो इनकी किताब है कौन सी? फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में एक्सकेवेशंस कब स्टार्ट हुए थे? तो 1922 में सबसे पहले राखल दास बनर्जी ने इसकी डिस्कवरी करी थी। ये किस नदी के किनारे सिचुएटेड है ये बताएंगे। प्लस इसके बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ देखने को मिला था, विशाल स्नानागार, जिसको कि शायद रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता हो, ऐसा एक एसएससी में क्वेश्चन ही पूछ चुका है। ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेट ग्रैंडरी, यहाँ पे विशाल अन्नागार देखने को मिला, जो कि सबसे बड़ी बिल्डिंग थी पूरे मोहनजोदारो में। प्लस इसके अलावा हमें एक पशुपति सील देखने को मिली, ठीक है, पशुपति सील देखने को यहीं से हमें मिली। प्लस डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू देखने को मिला, जो किसका बना हुआ था ये बताएंगे। प्लस बियर्डेड मैन का हमें स्टैच्यू देखने को मिला, और हमें देखने को मिला मदर अर्थ
मदर या फिर गॉडेस अर्थ की एक मूर्ति देखने को मिली, और ये किसकी बनी हुई थी ये बताएंगे आप। तो ग्रेट बाथ, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए शायद यूज़ किया जाता हो इसको, रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए। ग्रेट ग्रैंडरी सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, इट वॉज द लार्जेस्ट। पशुपति सील की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रोटो शिवा, ऐसे माना जाता है कि जो शिव जी हैं वो बैठे हुए हैं और उनके अराउंड कुछ जानवर हैं, और उन जानवर को हम ऐसे याद करते हैं बेटर डियर, बेटर डियर। इनको उनके पैर के पास में 2 हिरन हैं, डियर हैं, राइनो है, टाइगर है, एलिफेंट है और बुल है। डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू ब्रॉन्ज का हमें बना हुआ मिला है, जिसकी हाइट कितनी है, ये आपके आईबी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ चुका है, 10.5 सेंटीमीटर। बियर्डेड मैन, ये स्टिएटाइट एक तरह की सॉफ्ट स्टोन होता है, मुलायम पत्थर, मतलब इतना भी मुलायम नहीं, मतलब सॉफ्ट स्टोन होता है, थोड़ा सा मुलायम पत्थर होता है, जिससे कि हमारा ये ध्यान रखिएगा कि इसी से सील बना करती थी हड़प्पन काल में। और मदर गॉडेस अर्थ की टेराकोटा की बनी हुई हमें देखने को मिलती है, टेराकोटा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये मोहनजोदारो है जो ये इंडस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वहीं अगर हम बात करें कि जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी उसका नाम था हड़प्पा, इसीलिए उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दे देते हैं, क्योंकि पहली साइट यही मिली थी, 1921 में मिली थी। दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर किया था इसको, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। और जब ये एक्सकेवेशंस हुए थे तो उस समय ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ASI के जो चेयरमैन थे उस समय थे जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, और जो पहले थे उन्हीं को इनका फादर बोलते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, क्लियर। और ये आपको बताना है कि ASI कब स्टैब्लिश होता है, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ऑन विच डेट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज़ सेलिब्रेटेड, तो हम संविधान दिवस कब मनाते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, या फिर 26 जुलाई को। तो बात हो रही है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं। तो ये हमें पता कैसे चलता है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को ही अडॉप्ट किया था, जिस दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं 1949 में। तो ये हमें पता चलता है प्रियम्बल से, यानी कि प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं तो प्रस्तावना कुछ इस तरह से है। प्रस्तावना जो है प्रियम्बल, ये कहाँ से लिया गया है ज़रा बताइए, कहाँ से बोरो किया गया है, कहाँ से मतलब इसको इंस्पायर्ड है। जो कंट्री इसको सबसे पहली बार लेके आई थी वो थी USA आपकी, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रियम्बल को किसने ID कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, किसने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था। तो ID कार्ड ध्यान रखना, इसको बोला था NA पालखीवाला जी ने, NA पालखीवाला जी ने इसको क्या बोला था, इसको बोला था ID कार्ड। हॉरोस्कोप बोला था KM मुंशी जी ने, KM मुंशी जी ने इसको हॉरोस्कोप बोला था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और प्रियम्बल हमारा एक तरह से समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का सार है, पहला पन्ना है, जिसको पढ़ के हमें पता चल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रियम्बल जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, पूरा संविधान बन के तैयार हो गया था, उसके बाद बना था प्रियम्बल। और प्रियम्बल एक तरह से ओरिजिनेट किस फॉर्म में हुआ था, तो ओरिजिनेट हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव के फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसको कि हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये कौन लेके आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मतलब कि सबसे पहले नेहरू जी ने क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू इसको लेके आए थे। कब इसको लेके आए थे, ये हमारा 9 दिसंबर को इसकी पहली मीटिंग हुई थी, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को इसको इंट्रोड्यूस किया था। 22 जनवरी 1947 को, 22 जन 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एक्सेप्ट या फिर अडॉप्ट कर लिया था। किसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। तो उन्होंने एक तरह का, ये प्रियम्बल ही था, प्रियम्बल ही था एक तरह का, लेकिन प्रियम्बल नहीं था, तो प्रियम्बल बाद में बना था। क्लियर है ये चीज़। पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जरा ये बताएंगे। और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कब एनफोर्स किया था, लागू किया था, ये आपको बताना है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, और लागू कब किया था हमने, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया था, क्योंकि याद करो, ऐसा बोला था नेहरू जी ने कि याद करो, हमने अपना 26 जनवरी 1930 को, 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। जब लाहौर का सेशन हुआ था, लाहौर का अधिवेशन हुआ था, तो हमने डिसाइड किया था कि हम 26 जन 1930 को अपना पहला इंडिपेंडेंस
डे मनाएंगे। तो इसलिए जो है 26 जनवरी हमारे लिए काफ़ी पवित्र दिन है, तो उसी दिन संविधान लागू करते हैं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा ही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान के कुछ प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शंस, प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप यानी नागरिकता, इन सबको तुरंत ही, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया, तुरंत ही एनफोर्स कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, क्योंकि ये ज़रूरी थे। बाकी जो बच गया था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस लीड्स टू, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता किस बीमारी का कारण बन जाती है? हाइपरमेट्रोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट या फिर मायोपिया? बताइए जल्दी से। तो ये हमारा आई का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है। अभी हम यहाँ पे डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आई के स्ट्रक्चर के हम डिटेल में भी नहीं घुस रहे हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान, मतलब इतना तो पता होगा सभी, कॉर्निया है, ये आइरिस हैं, आइरिस ये पीपल को, ये पीपल है, ये आइरिस है, ये लेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेंस पे हम फोकस करते हैं, बाकी चीज़ों को आप भूल जाओ, आई वगैरह का स्ट्रक्चर वगैरह सब भूल जाओ आप, ठीक है। ये लेंस है। लेंस का काम ये होता है कि ये रेज को क्या करेगा, रेज को एकदम एक पॉइंट पे मीट करवा देगा, और जहाँ पे रेज मीट करेंगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मिल रही है, मिलनी कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे मिलनी चाहिए। ये कौन सा प्लेस होता है? ये होता है आपका रेटिना। तो रेटिना में ही इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आपको प्रॉपर दिखेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर आपका ये जो लेंस है उसमें बहुत ज़्यादा कर्वेचर, देख रहे हो कितना मोटा हो गया, ये खा खा के कितना मोटा हो गया। तो क्योंकि मोटा हो गया तो इसका मतलब ये कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गई है, पावर बढ़ गया इसका, ठीक है। मतलब एक, हाँ ठीक है, इसका तो क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ने की वजह से क्या है कि ये बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी ही क्या करेगा, लाइट्स को कन्वर्ज करवा देगा, मीट करवा देगा, रेटिना से पहले ही करवा देगा, रेटिना से पहले ही करवा देगा। ऐसी चीज़ को बोलते हैं मायोपिया। इसमें क्या होता है, इसमें पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी शॉर्ट साइटेडनेस। पास का दिखता है, ध्यान रखना, इसमें दूर का नहीं दिखता है। तो ये मत सोचना दूर का नहीं दिखता है तो लॉन्ग साइटेडनेस बोलेंगे, ना ना ना, दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है तो शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं इसको। सही कैसे होता है? अगर हम यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस को रख दें, एक ऐसे लेंस को रख दें जो पहले रेज आए तो रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज करके पहुँचाए। जब डाइवर्ज थोड़ी सी मिलेंगी तो क्योंकि इसका फोकल बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्द, मतलब बहुत तेज़ी के साथ ये कर रहा है, तो जब तक ये मीट करवाएगा तब तक वो रेटिना पे ही पहुँच जाएंगी, तो रेटिना पे ही बन जाएगी इमेज। तो कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं इसको सही करने के लिए। द सेकेंड केस इज हाइपरोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें दूर का तो दिखता है, पास का नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही पतला हो गया आपका लेंस, फोकस नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि वो बहुत दूर में जाके इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, होना यहीं पे चाहिए था। तो एक पावरफुल, एक कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्योंकि बेचारा ये बूढ़ा हो गया है, इसके पास पावर नहीं बाकी है, तो इसको असिस्ट करने के लिए एक इसी के साथ वाला एक हमें चाहिए। तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगा दिया जाता है तो दिख जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? फार साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। क्लियर इतनी बात? तो एक्सेसिव कर्वेचर लेंस लीड्स टू व्हाट? मायोपिया। कैटरैक्ट क्या होता है, जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, इसमें आपका जो लेंस हो जाता है वो मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है, तो ये मिल्की हो जाता है। प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया यूजुअली जो अधेड़ उम्र के लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जो उनका आई का लेंस होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। प्रेस बायोपिया में इसको सही करने के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाईफोकल लेंस क्या होता है? तो बाईफोकल लेंस कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा होगा, ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, नीचे कुछ होता है इस तरह से। तो जो नीचे वाला होता है वो पास का देखने के लिए होता है। आपको पास का नहीं दिख रहा है मतलब हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत है, नहीं, ये कॉनकेव होता है, ये गलत, ये कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए हम कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं, ना कि कॉनकेव का। तो ये कॉन्वेक्स है और ऊपर वाला कॉनकेव है। इस पे भी सवाल बन चुका है कि जो बाईफोकल लेंस होता है उसका नीचे वाला हिस्सा क्या है? कॉन्वेक्स होता है, ऊपर वाला कॉनकेव होता है। इसी आई से ही संबंधित हमारी दो और बीमारियां हैं, ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा, या फिर ग्लोकोमा और ट्रैकोमा। दोनों ही होती हैं जब आई का प्रेशर, यानी कि हमारी आँख का जो दाब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
ठीक है। ग्लोकोमा तो थोड़ा हेरिडिटरी नेचर का होता है कि आपके मम्मी पापा को हो सकता है हो इस वजह से, या फिर चोट लग गई हो इस वजह से। ट्रैकोमा ये बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। दोनों में सेम काम होता है, आपकी आई का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपकी ऑप्टिक्स नर्व्स लगी हुई हैं वो डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आँख नहीं देखती है, आँख सिर्फ पिक्चर क्लिक करती है, देखने का काम दिमाग करता है, ब्रेन करता है। ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ इसको सिग्नल को सेंड करेंगे। ये जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप एक तरह से बोल सकते हैं, तो ये केमिकल सिग्नल के तौर पे जाएगा कहाँ पे, हमारे ब्रेन के पास, और वो देखता है कि हाँ ये इमेज है। तो ये सिग्नल जाना बंद हो जाएंगे तो आपकी जो विजन है वो लॉस हो जाता है। पहले तो पेरिफेरल विजन का लॉस होता है, साइड वाला, और धीरे धीरे पूरा ही चला जाता है। और ये इरिवर्सिबल नेचर का है। टिल नाउ कोई अभी तक इसके लिए वो नहीं है कि ऑप्टिक नर्व्स को सही किया जा सके। एक बार हो गया आपकी विजन गया ग्लोकोमा ट्रैकोमा से, वो कभी वापस नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फुट लूज इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से कौन एक फुट लूज उद्योग का उदाहरण है? ना व्हाट इज फुट लूज इंडस्ट्री? पैर ढीला है मतलब क्या चीज़? खंबा, अरे हाँ यार, खंबा हम लोगों ने खंबा, खंबा इसका मणिपुर होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से हम लोगों ने याद किया था कि खंबा मतलब पैसा मिलते ही, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से याद किया था कि भाई जो मनी मिलते ही किसी को खंबा लेता है वो, ठीक है, और खंबा जैसे मनी मिली खंबा लिया, और खंबा लिया लाई लिया, है ना, लाई को एज अ, है ना, चखना यूज़ किया हमने, इस तरह से याद किया था। तो सॉरी मैंने गलत टिक कर दिया यहाँ पे, मणिपुर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19th पे आते हैं। तो फुट लूज इंडस्ट्री वो होती है लोकेटेड वेयर द ट्रांसपोर्ट लिंक्स आर गुड, नीड हाईली स्किल्ड वर्कर्स, यूज स्मॉल लाइट कंपोनेंट्स, फाइनल प्रोडक्ट स्मॉल एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। सिंपल टर्म्स में ये होता है कि ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर रॉ मटेरियल की नीड होती है तो पूरा ट्रांसपोर्ट मतलब अच्छे से होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट के मीन्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। बहुत ही जैसे कि अगर मुझे हीरा बनाना है तो हीरे के लिए ऐसे थोड़ी ना ट्रक भर भर के हीरा आ रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। और ज़रा बताओ कि अभी पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वर्किंग स्पेस किसको बनाया गया, जहाँ पे डायमंड का ही काम होगा, डायमंड के नाम पे ही है वो लार्जेस्ट वर्किंग स्पेस पूरे वर्ल्ड का। अभी तक था यूएसए का जो डिफेंस डिपार्टमेंट का ऑफिस है पेंटागन, लेकिन अभी बन गया है सूरत डायमंड बॉर्स। और इंडिया में जो है डायमंड कहाँ से निकलता है, जो हीरा है इंडिया में वो मेनली कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है। तो कंप्यूटर के जो चिप्स हैं इसमें बहुत भयंकर रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंस नहीं रहती है। जूट हो गया, शुगर, आप ऑड वन आउट भी कर ही सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो लेस डिपेंडेंस होती है किसमें, रॉ मटेरियल्स पे। जनरली नॉन पोल्यूटिंग नेचर के होते हैं, स्मॉल और लाइट वेट मटेरियल, ठीक। कंप्यूटर चिप हो गई, घड़ी वाला काम हो गया, डायमंड का हीरो का काम हो गया, ये सब। तो ये आपकी पन्ना में, ठीक है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, है ना, आपने गाना सुना होगा, चाहे मेरी जान जाए, है ना। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी यूज्ड विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/4 ओम इन सीरीज इज। तो मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं अगर 4 रेजिस्टर्स को जिनका की रेजिस्टेंस 1/4 ओम है। सर हिंदी में पढ़ाओ प्लीज़, हिंदी में लिखा तो हुआ है यार सारे क्वेश्चंस, थोड़ा तो देखो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। एकदम आप 50-50 मान के चलें तो फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि जितना हिंदी उतना इंग्लिश। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाइसनेस तो आ ही जाती है, ठीक है, और इसी वजह से क्वेश्चन भी हिंदी में रहता है। पूरी कोशिश करता हूँ कि हिंदी टर्म्स में मैं यूज़ करूँ। तो सीरीज़ में जब कनेक्टेड होता है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो कुछ इस तरह से होता है, R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। यानी कि आप बस जोड़ते जाइए, कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। तो 1/4 को 4 बार जोड़ेंगे तो 1 ओम निकल के आ जाएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट वो ओम होती है। V = IR, ये ओम्स लॉ है। ये ओम्स लॉ कब दिया गया था, किस ईयर में, ये भी मैं बता चुका हूँ, जल्दी से बताइए। ओम्स लॉ साइमन ओम्स ने दिया था 1827 में, 1827 में दिया था। लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनके लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/, मतलब इस तरह से चलता रहता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सीरीज़ में जो है करंट सेम पहुंचता है हर रेजिस्टर के पास सेम करंट पहुंचता है। और
पैरेलल मैंने समानांतर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज़ जो विभवांतर होता है वो सेम होता है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। किससे मेजर करते हैं? एमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम मतलब और भी बहुत चीज़ें पढ़ेंगे कि किसने बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जेम्स जूल, वो हम आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो वोल्ट इसका एसआई यूनिट है और वोल्टा मीटर से इसको मेजर करते हैं। प्लस मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब इस कांस्टेंट मतलब इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रो। इसी को ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध या फिर रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, कंडक्टेंस की क्या होती है? पिछले लेक्चर में सब बताया था। कंडक्टेंस के अलावा मैंने बताया था इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, ये सारी मैंने आपको बताई थी। और मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? तो कंडक्टेंस की क्या होती है? सीमेन होती है, या फिर इसी को ही हम क्या बोलते हैं? मो बोलते हैं, मो या फिर ओम इनवर्स। इंडक्टेंस की हम बात करते हैं तो हेनरी होती है, कैपेसिटेंस की फैरड होती है और टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव फार्मिंग? किस देश की सहकारी खेती सबसे सफल है? तो कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? जहाँ पे कुछ फार्मर्स मिलके अपना कुछ रिसोर्सेज को पूल करते हैं और एक साथ चीज़ें करते हैं, उसको हम कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं। सबसे नंबर 1 पे सबसे सक्सेसफुल है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी। जब मैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी सुनते हैं, ठीक है, या फिर जब परमार एसएससी के स्टूडेंट जब कोऑपरेटिव सोसाइटी सुनते हैं तो उनको किस अमेंडमेंट की याद आती है? तो उनको याद आती है 97th अमेंडमेंट की, जिसने कि पार्ट नंबर 9B भाग नंबर 9 खा जोड़ा था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। एक डीपीएसपी जोड़ी थी 43B। किस साल हुआ था ये अमेंडमेंट? बताइए जल्दी से। नॉर्वे को क्या बोलते हैं? नॉर्वे को बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मिडनाइट सन। फिनलैंड को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ या फिर सिटी ऑफ 1000 लेक्स। इंडिया में किस सिटी को हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं? तो इंडिया में हम उदयपुर को जानते हैं सिटी ऑफ लेक्स के नाम से। उदयपुर ऑप्शन में नहीं होगा तो भोपाल, वैसे उदयपुर होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 विच फेमस ऑथर यूज द पेन नेम माधवी कुट्टी? तो किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधव कुट्टी का उपनाम इस्तेमाल किया? पेन नेम क्या होता है? जैसे कि आपने सुना होगा, बिल्कुल लैंड ऑफ मिडनाइट सन सही है। पेन नेम क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा था गुलरुखी पेन नेम किसने यूज़ किया था? गुलरुखी। किसके लिए हम लोक हितवादी का इस्तेमाल करते हैं? लोक हितवादी। तो सही उत्तर इस सवाल का होगा कमला दास। ठीक है, कमला हैरिस नहीं, कमला दास। जिनको कि हो सकता है कमला दास ना ऑप्शन में लिखा हो, कमला सुराया लिखा हो, क्योंकि शादी के बाद इनका नाम कमला दास हुआ था, पहले इनका नाम था कमला सुराया। केरल से थी अगर पूछ ले आपसे तो, केरल से। गुलरुखी जो है ये सिकंदर लोदी का पेन नेम था। ठीक है, सिकंदर लोदी। और लोकहितवादी ये गोपाल हरि देशमुख। सारे फैक्ट एकदम खटाखट वन लाइनर जो है, खटाखट आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। व्हेन वाज द सांची स्तूपा डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? तो इंडिया में अच्छा ये बताओ कि कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और पहली कौन सी थी? तो इसको 1989 में सांची स्तूपा, और आज ही रील मैंने डाली थी, मैंने बताया था आपको सांची स्तूपा में, सांची में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? कौन से 2 बुद्धा के डिसाइपल्स के रिलिक्स को वर्शिप करने के लिए सेलिब्रेट मनाया जाता है? हाँ, तो ये होता है आपका चेतियागिरी विहार फेस्टिवल। विहार क्या होता है? बुद्धिज्म में विहार का मतलब क्या होता है? कौन से 2 डिसाइपल्स के लिए? मोग्गलेना और सरीपुत्ता, ये 2 डिसाइपल्स के रिलिक्स को सेलिब्रेट करने। विहार होता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, चैत्य होता है प्लेस ऑफ वर्शिप जहां पूजा करी जाती है, विहार होता है जहां पे रहते हैं बुद्धिस्ट लोग। क्लियर इतनी चीज? स्तूपा क्या डिनोट करता है? बुद्धा जी की कौन लाइफ को, कौन से इवेंट को दर्शाता है स्तूपा? तो अभी हम बात कर लेते हैं, अगर यूनेस्को की अगर हम बात करें तो टोटल अभी तक एट प्रेजेंट जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इसमें से लेटेस्ट कौन सी हैं? 41 पूछेगा आपसे, पक्का पूछेगा, लिख के ले लो मुझसे करंट अफेयर्स के नाम पे, वो पक्का पूछेगा, 100% क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। 41 शांति निकेतन,
जिसको कि किसने बनवाया था? शांति निकेतन को। शांति निकेतन आपसे पूछेगा। और आपसे पूछेगा 42nd वाली, ठीक है। तो 42nd ध्यान रखना है, ये आपके होयसाल के जो टेम्पल्स हैं, जो आपके होयसाल टेम्पल्स हैं, जो कहाँ पे हैं होयसाल टेम्पल, जल्दी से बताइए। और किस शेप के टेम्पल्स हैं? 43rd जो है ये असम के जो क्या बोलते हैं उनको, मोइडम्स, ठीक है। मोइडम्स जो हैं असम के, वो मोइडम क्या होते हैं? माउंट बरियल, इस तरह से माउंट बरियल, जहाँ पे बरी किया जाता है, दफनाया कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, वहाँ पे ऐसे टीला टाइप देखने को मिला, उसको बोलते हैं मोइडम्स, ठीक है। ये असम में है। होयसाल टेम्पल स्टार शेप्ड। होयसाल डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? होयसाल की कैपिटल थी हाले बीडू, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे हैं? कर्नाटक में हैं, कर्नाटक में होयसालेश्वर टेम्पल हो गया आपका, ठीक है। ये ध्यान रखना है। शांति निकेतन ये 1901 में बना था, लेकिन एज अ यूनिवर्सिटी 1921 में शांति निकेतन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी। इसको बनवाया था रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। यहीं के ही तो शांति निकेतन के ही तो थे नंदलाल बोस, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? डेकोरेट करने का काम किया था, ठीक है। शांति निकेतन कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में आपका। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे? मैंने और क्या पूछा था? तो 43rd है पहले, हाँ ये मैंने पूछा था पहली कौन सी थी। तो पहली जो हमारी थी वो 1983 में, 1983 में। एक तो आगरा का जो फोर्ट है, आगरा का किला है, अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं, अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं वो हो गई आपके, और ताजमहल, ठीक है। तो इन सबको 1983 में, ताजमहल 1983 में, 1983 में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कुछ और कुछ तो नहीं है, ठीक है। 1921 ये ध्यान रखना आपकी, मतलब यहाँ पे शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनी थी, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और तो आई थिंक कुछ नहीं है। हाँ, ये मैंने आपसे पूछा था स्तूपा किस चीज़ को डिनोट करता है? तो ये डिनोट करता है आपका जो बुद्ध जी की जो डेथ थी, ठीक है, बुद्ध जी की डेथ, उसको सिंबलाइज करता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्लियर। और शांति निकेतन ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं बोल देता हूँ यहाँ लिखता नहीं हूँ, तो नोट्स में भी फिर वैसा ही छप जाता है। तो 1901 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1921 में विश्व भारती। तो अगर आपसे पूछेगा शांति निकेतन कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1901 ही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, चलो। बेरी बेरी इज़ अ डिजीज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो किसकी कमी की वजह से बेरी बेरी रोग होता है? किस विटामिन की कमी की वजह से? तो विटामिन की अगर हम बात करते हैं, विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी करी गई थी बाई कैसिमिर फंक, ठीक है। मतलब डिस्कवरी इन द सेंस, सॉरी, मतलब विटामिन को नेम किसने किया था, नामकरण किसने किया था? तो कैसिमिर फंक ने किया था। बाकी फर्दर इनकी डिस्कवरीज होती गई, जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई। पहले ए, जो पहला विटामिन डिस्कवर हुआ था वो ए था, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम देते गए, देन दूसरा बी, देन तीसरा सी, देन डी, इस तरह से, तो उसी अल्फ़ाबेट में नाम पड़ता गया। विटामिन की अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक तो जो वसा में घुलनशील होते हैं, फैट में सोल्यूबल होते हैं, और दूसरे जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं। जो पानी में घुलनशील होते हैं वो बी एंड सी होते हैं, बी सी, ठीक है। और जो फैट में घुलनशील होते हैं वो कीड़ा, KEDA, क्लियर थी चीज़। तो ये हमारे विटामिन हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो विटामिन ए, इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो इसका केमिकल नेम होता है व्हाट? रेटिनॉल। कैसे याद करेंगे? रात में दिखता नहीं है ना, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, उसी को ही हम ध्यान रखना है, ज़ेरोप्थैल्मिया भी बोलते हैं, ज़ेरोप्थैल्मिया। ये डिजीज़ होती है आपकी विटामिन ए की कमी की वजह से, ठीक है। फिर अगर हम बात करें विटामिन बी, तो विटामिन बी जो है अपने आप में 8 कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है, 8 विटामिन से मिल के बना हुआ है विटामिन बी। याद रहेगा, 12 मत मार कर देना, B1 से B12 तक है, लेकिन आपका B8 एग्जिस्ट नहीं करता है, B10 एग्जिस्ट नहीं करता है, B11 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 8 होंगे टोटल। B1 को थायमीन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को नाइसिन बोलते हैं। और इसकी कमी से होता है पेलेग्रा डिजीज़, पेलेग्रा को ही PELLAGRA, पेलेग्रा को ही 3D डिजीज़ के नाम से जानते हैं। 3D का मतलब होता है डिमेंशिया, डर्मेटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस और डायरिया, ठीक है। तो इसको 3D डिजीज़ बोलते हैं। B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पीरोटॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलेट, और B12 कौन सा है आपका? साइनोकोबालामीन। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रीनल ट्यूब डिफेक्ट,
जब बच्चा पेट में होता है मदर के, तो रीनल ट्यूब डिफेक्ट ये किस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी की वजह से होती है? रीनल ट्यूब डिफेक्ट। चलो मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ, रीनल ट्यूब डिफेक्ट इन्हीं तीनों में से है कोई, और चलो और हिंट देता हूँ, इन्हीं दोनों में से है कोई, अब गेस करो 50-50। विटामिन B1 देख लिया, इसकी कमी से बेरी बेरी होता है, ये ध्यान रखना। विटामिन बी जो थायमीन है, CGL 2022 का जो पहला Tier 2 हुआ था उसमें पूछ लिया था सबसे पहला कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिस्कवर हुआ था, तो B1 डिस्कवर हुआ। तो ऑब्वियस ही बात है, जो पहला होगा उसी को हम B1 बोलेंगे, देन B2, इस तरह से, ठीक। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो इसका जो केमिकल या फिर साइंटिफिक नेम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, और ध्यान रखना विटामिन डी इज दी, इसको हम हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विटामिन जो डी होता है ये एक तरह का हार्मोन होता है। क्या आपको पता है ये चीज़? कितने लोगों को पता थी है? B6 भैया, हमने 2 ऑप्शन दिए, तुम B6 कहाँ मार दी हो? B9 होगा, ठीक है, फोलेट या फिर फोलिक एसिड, ठीक है, क्लियर। कभी कभी B9 को B11 हम बोल देते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देन अगर हम बात करें तो विटामिन डी को हम हार्मोन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैल्शियम का जो सिंथेसिस है बोन में वो बढ़ाता है, तो अगर इसकी कमी हो गई तो आपको रिकेट्स हो जाएगा, आपकी बोन काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, इसी को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया, क्लियर है। बाकी तो ये सब हम देखेंगे किस मिनरल कैसे कौन सी डिजीज़ होती है, सब आगे देखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे विटामिन एक मिसिंग है। पहली बात तो विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। ऐसे ही टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल, ये होता है विटामिन ई, ठीक है। और ये इसकी कमी से हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी, जिसको हिंदी में बांझपन बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन जो के होता है ना, के जो है ये खून का थक्का जमाता है। एक्चुअल में कोगुलेशन आपने सुना होगा, कोगुलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ का थक्का जम जाना, तो इसको आई थिंक ग्रीक लैंग्वेज में कोगुलेशन इस तरह से लिखते हैं, कोगुलेशन, तो वहीं से नाम पड़ गया विटामिन के इसका। वैसे तो विटामिन एफ होना चाहिए था ना, तो विटामिन एफ नहीं है, ना जी है ना चाहिए, के है सीधे। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फिलोक्यूनॉन, फाइलोक्यूनॉन इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है अगर इसकी कमी हो गई तो, ठीक है। और एक हमारा ब्लड का कॉम्पोनेंट होता है, जो नहीं हुआ तो आपका क्या ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, उसको हम प्लेटलेट बोलते हैं, आगे देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? पानीपत, जालंधर, अजमेर या फिर पटना? तो ये अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी। अजमेर में ही क्या है? अजमेर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ बनवाया था, याद है आपको कुछ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग। कुतुब मीनार बनवाई थी, बनवाना स्टार्ट किया था, कुव्वतुल इस्लाम कुतुब मीनार के बगल में, और 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। पता नहीं क्यों 2.5 दिन का झोपड़ा बोलता हूँ, तो फिर कुछ और भी, चलो खैर छोड़ो। तो पानीपत की अगर बात करते हैं तो पानीपत में 3 बैटल हुए थे। पहला वाला 1526 1526, दूसरा वाला 1556 और तीसरा वाला 1761। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, अकबर ने हिमू को हराया, अफगानों ने मराठाओं को हराया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट का नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में, बिहार में, उत्तराखंड में या फिर राजस्थान में? जिम्मी 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 आजा। इसी नेशनल पार्क में, देश का पहला नेशनल पार्क था, 1936 में एस्टैब्लिश हुआ था, देश का पहला फर्स्ट नेशनल पार्क था ये। यहीं से ही प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। किस साल लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को, ज़रा बताइए। तो ये कहाँ पे? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी में। उत्तराखंड की अगर हम बात करें जो नेशनल पार्क्स हैं तो उनको हम कैसे याद रखते हैं कि भाई जिम्मी जो है, राजा जी अपनी जिम्मी के लिए फ्लावर्स लेके गए, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी और जिम कॉर्बेट। ध्यान रखना, जैसे वैली ऑफ फ्लावर यहाँ पे है तो केरल में साइलेंट वैली। यहाँ के लोग काफ़ी, हमें पता है केरल की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, 94% है, सॉरी हाँ 93.95%, अभी 94% अप्रॉक्सीमेटली है 2011 के सेंसस के हिसाब से, अब तो और ज़्यादा होगी। तो वहाँ के लोग शांत रहते हैं क्योंकि लिटरेट है ना, तो साइलेंट वैली हो गई, पेरियार हो गया, ये तो ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क याद रखना है, हेमिस फेस्टिवल भी होता है। जम्मू कश्मीर में दाचीगम और किश्तवाड़, कैसे याद करेंगे? 2 ग्राम किशमिश दे दो, 2 ग्राम किशमिश दे दो, तो 2 ग्राम से दाचीगम, किशमिश से किश्तवाड़ हो जाएगा।
हरियाणा नहीं याद रखना। अच्छा, हरियाणा के रिगार्डिंग तुम्हें ये पता होना चाहिए, पिछले रेलवे एग्जाम में पूछा गया था कि जो हमारी बाई ईनियल रिपोर्ट आती है 2 साल में एक बार आती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से सबसे कम फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है, तो वो हरियाणा में है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो मुकुंदरा हिल डेजर्ट, क्योलादेव घाना। क्योलादेव जो घाना है ये ध्यान रखना, एक यहाँ पे वेटलैंड भी है जो कि रामसार साइट में मेंशन्ड है, और रामसार साइट जो है उसके तहत हमारे भारत के 2 ऐसे वेटलैंड हैं। देखो रामसार साइट तो बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, मोर देन 80 हैं, लेकिन 2 ऐसी रामसार साइट हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में मेंशन्ड हैं। तो एक तो क्योलादेव घाना और दूसरा कौन सा जरा बताना? रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, सब याद करने हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पन्ना भी हमने देखा, पन्ना हीरा जहाँ मिलता है, पेंच हो गया आपका, और संजय, सतपुरा। और पेंच ध्यान रखना भी न्यूज़ में था, यहाँ पे पहली नाइट सेंचुरी खोली गई है जो कि आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। ठीक है, पेंच जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में, यहाँ पे पहली नाइट सेंचुरी खोली गई है इंडिया की। संजय हो गया, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा वन विहार, ये डायनासोर इंपॉर्टेंट नहीं, कूनो, कूनो यहीं पे था जहाँ पे चीता छोड़े गए थे आपके साउथ अफ्रीका से लाके और नामीबिया से लाके। गुजरात में आपको ब्लैक बक ध्यान रखना है और गिर ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में तो पेंच वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, पेंच जो आपका एमपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। बाकी तो ताडोबा ध्यान रखना। और कर्नाटक में अंशी, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी कोई नगर होल बोलते हैं, तो सारे याद करने यहाँ पे। तमिलनाडु में गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार और मुदुमलाई। ठीक है, ये 3 ध्यान रखने हैं। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा बस ध्यान रखना है। तेलंगाना में कोई नहीं। उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल। सिमलीपाल ध्यान रखना, यहाँ पे पहला मेलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व खोला गया है। मेलेनिस्टिक का मतलब होता है वो जो टाइगर होते हैं जिनके काली काली स्ट्रिप्स होती हैं, ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं मेलेनिस्टिक टाइगर। छत्तीसगढ़ में इंद्रवती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। झारखंड में बेटला, वेस्ट बंगाल में बुक्सा। ऐसे याद करना है, वेस्ट बंगाल में कैसे याद किया था कि एक गोरी नोरा फतेही है ना, ऐसे याद करिए तुम लोगों ने। तो गोरी से गोरू मोरा, गोरू मारा हो जाएगा। नोरा फतेही से तो नेवरा वैली हो जाएगा। वो बॉक्सिंग बहुत करती है बुक्सा। ठीक है, सुंदर है बहुत, सुंदरबन। बस ये 3-4 याद। और वो जल की रानी है तो जल्दा पारा। ठीक है, अंडमान निकोबार में कैम्बेल, गैलाथिया, महात्मा गांधी मरीन, और बस ये 3 ध्यान रखना। सैडल पीक तो भी आपको मैं याद करवा दूंगा आगे। ठीक है, जब हम पीक देखेंगे। असम में डिब्रू सैख होगा, देहिंग पटकाई और रायमोना, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया ना, मेरी औरंग सारे याद कर लेना, असम में सारे इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में आते हैं केबुल लैमजाओ और सिरोही। तो केबुल लैमजाओ ये दूसरा है जो हमारा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, मैंने आपसे पूछा था ना दूसरा कौन सा है, तो केबुल लैमजाओ जो नेशनल पार्क है यहाँ पे जो वेटलैंड है वो है। और यहीं पर हमें पता है क्या है, यहीं पर ही हमारा है लोकटक लेक। ठीक है, तो जो लोकटक लेक है, लोकटक लेक जहाँ पे आपका केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है, तो यही लोकटक लेक जो आपका वेटलैंड है ये आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में मणिपुर में। फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है केबुल लैमजाओ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फुमडिस है, फुमडिस क्या होता है, ऐसे घास का ऐसे टाइप होता है। मैं पिक्चर जब आगे लगाऊंगा कभी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर देखना आप, या फिर आप गूगल सर्च भी मारना। तो फुमडिस मतलब इस तरह का घास टाइप होता है वो, तो वो तैरता हुआ रहता है, तो उसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसीलिए बोलते हैं। मेघालय में बाल फाकरम ध्यान रखना और नोकरेक ध्यान रखना। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा। अच्छा, एक चीज़ अभी मैंने आपको वो बताई थी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 43 हैं भारत में, मात्र एक ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा इज़ अ मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये ध्यान रखना। बिहार में वाल्मीकि है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन नीडेड था, अब थोड़ा बहुत तो कर नहीं सकते थे, पूरा ही करना था। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडियंस। राजा के दिलवा टूट तो ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडियंस काउंसिल किसने बनाई थी? तो ये जेम्स एन गुप्ता ने बनाई थी। सूर्य सेन ध्यान रखना, इनको मास्टर दा के नाम से जानते हैं। और इन्होंने क्या चलाई थी, इन्होंने चिटगोंग आर्मी रेड, चिटगोंग अभी तो बांग्लादेश में लेकिन उस समय बंगाल ही होता था, तो चिटगोंग आर्मरी रेड, चिटगोंग सशस्त्र विद्रोह जो इन्होंने चलाया था। कब, साल बताइए आप जल्दी से, कब चलाया था? और इसमें वेमेंस ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे प्रीति लता वड्डेदार हो गई, प्रीति लता जी ने पार्टिसिपेट किया था, कल्पना दत्ता ने पार्टिसिपेट किया था, सुनीति चंडेरी ने पार्टिसिपेट किया था, तो इन लोगों ने। और ये 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में। अवनींद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने ध्यान रखना जब भारत का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो इन्होंने भारत माता का एक पोर्ट्रे बनाया था। ध्यान रखना, भारत माता का एक पोर्ट्रे बनाया था।
ओरिएंटल जो कॉलेज था उसमें उसके ये आई थिंक कुछ मेंबर भी थे, ओरिएंटल कॉलेज जो इंडिया में था। वीओ चिदम्बरम पिल्लई के बारे में हम पार्टीशन में ही पढ़ते हैं कि इन्होंने चेन्नई में एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बना डाली थी। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो हमने बॉयकॉट चला दिया था कि हम ब्रिटिशर्स तुम्हारी यूज़ नहीं करेंगे चीज़ें, तो इन्होंने खुद की स्टीम नेविगेशन कंपनी खड़ी कर दी थी, ठीक है, तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरम पिल्लई जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। नंदा देवी है, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा या फिर माउंट एवरेस्ट? तो नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, यूके की। कितनी हाइट है इसकी? नंदा देवी यहाँ पे कहीं लिखा होगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वैसे तो कहीं लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं लिखा आई थिंक। तो 7816 मीटर इतनी हाइट है इसकी, 7816 मीटर, 7816 मीटर। कंचनजंगा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन नंबर बी, और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है। 8598, कहीं कहीं 8586 दिया रहता है, ठीक है, कहीं 8598, कहीं कहीं 8586, 85 86 ऐसे याद कर लो, आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। अन्नपूर्णा ये है आपका कहाँ पे? ये है आपका नेपाल में, यहाँ पे लिखा होगा कहीं, ये देख लो, अन्नपूर्णा 8091 मीटर। धौलागिरी ये भी नेपाल में, ठीक है। धौलाधर रेंज अलग होती है सर, धौलागिरी पीक जो है, चोटी है, ये नेपाल में 8167 मीटर। इनकी याद रखना यार, कंचनजंगा की हाइट याद रखना, माउंट एवरेस्ट की तो रटी हुई होनी चाहिए 8848 मीटर, जो पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। पूरे वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2 है, ये पीओके वाले रीजन में पड़ती है, 8611 मीटर। इसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पूछ लेता है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। जो तिब्बत वाला रीजन है ना, तिब्बत, यहाँ पे लॉत्से करके आपको देखने को मिलेगी, लॉत्से जो वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट पीक है, ये तिब्बत में आपको देखने को मिलेगी, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये 4th हाईएस्ट है, तो इनकी हाइट आपसे क्या ना पूछ लेता है। इसकी हाइट कितनी है? 8516 मीटर है रफली। क्लियर इतनी चीज़, ठीक। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, चलो वो हम आगे देखेंगे, अगर आपको पता है तो देख लो कि ये नंगा पर्वत है, कहाँ? ये ग्रेटर हिमालयस की वेस्टर्न मोस्ट पीक है, और ये नामचा बरवा है, ग्रेटर हिमालय की सबसे ईस्टर्न मोस्ट पीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जितनी की मैंने हाइट लिखी है, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, लॉत्से, गॉडविन ऑस्टिन, दैट इज K2, इनकी हाइट याद रखना, मैचिंग में पूछ लेता है ये। रूर रीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द रूर क्षेत्र किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो ये जर्मनी का है। मिनरल रिच रीजन है। किस जगह को इंडिया में हम रूर स्टेट के नाम से जानते हैं? तो ये हम जानते हैं किसको? ये हम जानते हैं जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको, इंडिया में, है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू को। क्लियर है। और यहाँ पे बाकी ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक और ये सब जो चीज़ें हैं, ट्रांस हिमालय, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब जो सक्सेसिव लेक्चर होंगे। तो अभी आपको सिर्फ पीक्स ध्यान रखनी है, और ये चीज़ ध्यान रखनी कि जितनी भी मैंने आपको पीक्स बताई हैं ये सब ग्रेट हिमालय में लोकेटेड है। विशाल हिमालय, जिसको हम इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, पहला भारतीय संचार उपग्रह भारत का कौन सा था? फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट रोहिणी थी, मॉम थी, या फिर एप्पल था, या फिर आर्यभट्ट। और पिछले लेक्चर मैंने आपको कुछ याद है, कुछ मैंने आपको बताया था, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये बताओ जरा। और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको बोलते हैं? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, चलो तो आर्यभट्ट मत मार देना, आर्यभट्ट पहली सैटेलाइट थी नो डाउट, लेकिन ये आपकी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, ना कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम यूजुअली GSLV से लॉन्च करते हैं, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करते हैं, बिकॉज इनको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस करते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट होते हैं जहाँ पे वो सैटेलाइट स्टेशनरी प्रतीत होती है, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड होता है वो अर्थ का, जैसे 23 घंटे 56 मिनट में हमारी अर्थ एक रोटेशन पूरा करती है, तो सेम वो भी वही करती है उसी तरह से, तो वो स्टेशनरी प्रतीत होती है, इसलिए जियो स्टेशनरी इसको बोलते हैं। और जो हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है उनको हम PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करते हैं। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन। आंसर होगा इसका एप्पल, ऑप्शन नंबर सी। इसका फुल फॉर्म था एप्पल का एरियन, ऐसा नहीं कि स्टीव जॉब से हमने इंस्पायर होकर इसको लॉन्च किया था। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, तो ये इसका फुल फॉर्म था एप्पल का, ठीक है, जो इसरो की या फिर हमारी पहली ये थी। और इसको हमने हमने सतीश धवन स्पेस जो हमारा लॉन्च पैड है वहाँ से लॉन्च नहीं किया था इसको, हमने इसको लॉन्च किया था
कौरव कौरव ये जगह कहाँ पड़ती है, कोई बताएगा? कौरव कब लॉन्च किया था इसको? इसको हमने 1981 1981 में लॉन्च किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो कौरव पड़ता है हमारा, ये कहाँ पड़ता है? फ्रेंच गियाना में। और फ्रेंच गियाना जो है ना, फ्रेंच में नहीं पड़ता है, ये यूरोप में नहीं है फ्रेंच गियाना, ध्यान रखना। ये जो हमारा साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका, उसके यहाँ पे फ्रांस की एक टेरिटरी है जिसको फ्रेंच गियाना बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से लॉन्च करता है फ्रांस अपनी सैटेलाइट। क्यों लॉन्च करता है? क्योंकि ये इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है, और इक्वेटर में, भूमध्य रेखा में, इक्वेटर में हमारे अर्थ की रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होती है। तो अगर रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होती है तो जब यहाँ से लॉन्च करेंगे तो कम ईंधन में ही काम चल जाएगा, कम फ्यूल में ही सैटेलाइट को लॉन्च कर देंगे और उसको हम एस्केप वेलोसिटी दे देंगे। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जिसको अगर हम दे दें किसी ऑब्जेक्ट को तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल को वो क्या करेगा? एग्जिट कर जाएगा। और ये कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड। तो ये क्या होता है कि इक्वेटर के पास इसीलिए यहाँ से लॉन्च की जाती हैं। ठीक है, हम भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो आप साउथ इंडिया में ये हमने बना रखे हैं इसीलिए। 100 रुपये किसने भेजे हैं भाई? सर हिंदी वालों की हेल्प कर दो, हिंदी के नोट्स डलवा दो, जैसे SSC PYQ के नोट्स हैं ऐप पर हिंदी के, वैसे प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप फ़ी ले लेना नोट्स की। वॉच एंड लाफ ने ये बोला है, तो अब तो हिंदी के नोट्स वैसे ही मिलेंगे आपको जैसे SSC में मिलते थे PYQ सीरीज़ में। अगर कोई और यहाँ बोल देता स्टूडेंट, मैं उसकी बात ना मानता, क्योंकि वॉच एंड लाफ ने बोला है इसलिए मैंने बात मानी है। और ये लेक्चर यहाँ पे हो जाता है हमारा ख़त्म, या फिर ख़त्म। ठीक, हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर परम 8000 होगा। ये हम देख चुके हैं। विजय पी भटकर साहब को बोलते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। हाँ जी, तो हमारी ट्रेन अभी स्टॉप पे आ चुकी है ट्रेन स्टेशन आ चुका है। सब लोग अब आराम आराम से उतर के धीरे धीरे अपने घर को प्रस्थान करेंगे। अच्छे से उतरना है, ठीक है, भगदड़ नहीं मचानी है। लेक्चर 2 का क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, देखते हैं। और ठीक है, नोट्स का अभी एक काम करना, परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे नहीं होगा तो मैं एक कोर्स आपको दिख जाएगा अभी, रेलवे PYQ सीरीज़। तो क्योंकि यार अब मैं अलग से ही फिर नोट्स वालों को बिठा के ही नोट्स बनाऊंगा, ठीक है, तो इसलिए अब अलग से ही फिर जिन लोगों को अगर चाहिए, वैसे तो ये PPT की PDF आपको फ्रीली परमार SSC का टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा लेक्चर के तुरंत बाद। लेकिन अगर किसी को हैंड रिटन नोट चाहिए हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग, तो इसके लिए मैं अलग से कोर्स इसका बना दूंगा, रेलवे NTPC। और नहीं होगा तो इसमें मैं एक काम और करूँगा कि जो पिछली PYQ सीरीज़ भी रही हैं SSC की, वो भी डलवा दूंगा मैं, ठीक है। तो रेलवे NTPC करके ये, और जो लोग अगर कोर्स वगैरह में हैं किसी में तो उनको अलग से मतलब मत इसमें जाना, आपको कोर्स के अंदर ही नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी में भी, लेकिन हिंदी वाले नोट्स डिजिटल नोट्स नहीं होंगे, ठीक है, वो प्रॉपर होंगे। नहीं होगा तो मैं एक डेमो के तौर पे हमारे SSC टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। PC बैच के बारे में कल वीडियो आएगा और कल आपको पता चल जाएगा, ठीक है, PC बैच के बारे में। भीड़ बहुत है स्टेशन पे हाँ, हज़ारों लोगों की भीड़ है ना, आराम आराम से उतरो। सर ऐप का वो वाला रेड पेन कहाँ है? मतलब समझा नहीं मैं, ऐप का वो वाला रेड पेन कहाँ है? आज तो तिरुपति मंदिर के प्रसाद पे भी एलिगेशंस लगी है सर जी। हाँ लगी तो है। क्या कहते हो, मतलब कहना क्या चाहते हो? तिरुपति पे अगली रील बना दें क्या, तिरुपति मंदिर पे? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब मैं काफ़ी कम ही जगह घूमने गया हूँ अपनी लाइफ में और उनमें से एक तिरुपति टेम्पल भी है, ठीक है। मैं वहाँ पे गया था इन द ईयर 2000 एंड आई थिंक, पता नहीं, याद नहीं मुझे, ठीक है। तो उस टाइम पे आई थिंक 13 के टाइम पे ऐसा कुछ था। सर ट्रेन ओही वाली जो मंजिल तक पहुँचा दे, धक्का मत दो स्टेशन पे। थैंक यू ड्राइवर साहब। 19 सितंबर 3rd शिफ्ट GK 20 अटेम्प्ट किया हूँ सर, इजी शिफ्ट था सर, थैंक यू सर। ओके, तेलंगाना से राजकुमार, ओके।
आए आप गए? बिल्कुल गए भाई, प्रसाद भी खाएं, लड्डू। रात में मुझे याद है, रात के 12 कुछ ऐसे बज रहे थे, 11-12 टाइप। इतनी भयंकर भीड़ थी, और तब जाके कहीं प्रसाद मिला था। मतलब बहुत भीड़ थी यार। मतलब पहले पता है क्या था, नीचे जब हम थे तो मैंने सोचा था कि जैसे गाँव के मंदिर नहीं होते हैं गाँव के जो मंदिर होते हैं कि नीचे देखो तो ऐसे पहाड़ी में देखेंगे छोटा सा, फिर उसमें छोटा सा गेट लगा होगा, नीचे मुंडी डाल के जाओ, और नीचे अंदर काफ़ी प्रसाद चढ़ा होगा, चींटे घूम रहे होंगे खूब सारे। तो मुझे लगा है धत्तेरी की, इतना दूर आए भाई। ट्रेन में हालत ख़राब हो गई, गर्मियों का टाइम था, ठीक है, और एकदम जैसे तैसे खिड़की पे तौलिया वौलिया पापा लगा वगा के लेके आए। अब एसी ट्रेन तो थी नहीं, तो स्लीप तो भाई दिमाग हालत ख़राब हो गई आते आते। फिर उन्होंने चाहिए ये लो, इतना छोटा से। लेकिन जब मैं ऊपर गया भाई साहब, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर था। मतलब क्या बढ़िया, मतलब ऊपर तो अलग ही पूरा शहर बस रखा है भाई। शहर दिखेगा ही नहीं भी, पहाड़ मतलब नीचे कहाँ है, ठीक है, ये था। हाँ मतलब कल नहीं, कल तो अब उस पर मिलेगी वन नेशन वन इलेक्शन पे, परसों फिर मिलेगी आपको, है ना, क्योंकि टाइम लगता है ना उसमें यार, काफ़ी वो करने में। CDS का आई थिंक रिजल्ट आ गया है, CDS का, ठीक है। काफ़ी लोग के मैसेजेस आ रहे हैं, क्वालिफाई हो गए, ऑल राइट। कंग्रेचुलेशन सभी को, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। मिलते हैं परसों, परसों नहीं, मंडे